गुड मॉर्निंग एवरीवन। इस बार जो एचपीएस 2024 के मेंस एग्जामिनेशन हो रहे हैं तो उसी के हम लोग ये डिस्कशन वीडियोस बना रहे हैं, जिसके लिए हमने जीएस 1 के अंदर जो पेपर था उसको एनालाइज किया, जीएस 2 के अंदर एनालाइज किया। आज के इस एनालिसिस में जीएस 3 को हम लोग एनालाइज करेंगे। जीएस 3 के जो मेजर कंपोनेंट है आपको पता ही है कि सबसे बड़ा कंपोनेंट इकोनॉमी है, उसके बाद एग्रीकल्चर। तीन कंपोनेंट मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। इकोनॉमी पीयू से डिस्कस करेंगे, स्पेस और एचपी की जो एचपी के साथ इकोनॉमी वाले जो एस्पेक्ट है वो कृति मैडम डिस्कस करेंगी। तो हम तीन फैकल्टीज आपके इस जीएस3 के कंपोनेंट को डिस्कस करेंगे। मेरे पास जो कंपोनेंट है जिसके अंदर एग्रीकल्चर एक मेजर कंपोनेंट है, ऐसे ही एनवायरमेंट एक कंपोनेंट है, और ऐसे ही हिमाचल टूरिज्म एक कंपोनेंट है, एनर्जी एक कंपोनेंट है। तो ये वाले सारे एस्पेक्ट मैं आपके साथ कवर करूंगा। तो ये ऐसे डायमेंशन है जिनमें से अगर हम देखेंगे, जैसे इस बार 20 सवाल आए तो 20 में से 9 सवाल इन कंपोनेंट में से आए, तो इनकी वेटेज बहुत ज्यादा है। और मैं पहले भी बोल रहा था कि काफी प्रेडिक्टेबल रहता है जीएस3, और जिस तरह से हम लोग क्लासेस के अंदर और अपने वैल्यू एडिशन के अंदर अपनी टेस्ट सीरीज के अंदर जीएस3 को कवर किया, तो आउट ऑफ 20 18 क्वेश्चन वो डायरेक्टली एंड डायरेक्टली फ्रॉम द टेस्ट सीरीज। और डायरेक्टली की संख्या क्या है कि जैसे मैं दिखाऊंगा कि इस बार का आप जब पेपर देखेंगे तो हमारे जो वैल्यू एडिशन है या जो मेंस की टेस्ट सीरीज रही थी उसमें एग्जैक्टली वर्बेटिमली उस तरह के सवाल बने हुए थे, और बहुत प्रिडिक्टेबल लाइन में जीएस3 आता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि सिविल सेप के विद्यार्थी जो मेंस में अपेयर होते हैं जीएस3 में फिनोमिनली ज्यादा जो है स्कोर करते हैं। तो आप भी वो कर सकते हैं। आपने जिन लोगों ने अगले साल एचपीएस 2025 या 2026 को टारगेट करना है उन्होंने एक विशेष ध्यान देना है कि वैल्यू एडिशन कोर्स, क्वेश्चन बैंक और मेंस क्वेश्चन बैंक जिसके अंदर 900 क्वेश्चंस विद मॉडल आंसर्स हैं, ऐसे ही वैल्यू एडिशन कोर्स जिसमें 500 क्वेश्चंस विद मॉडल आंसर्स हैं और उनका डिस्कशन वीडियो है, और तीसरा टेस्ट सीरीज। अगर ये तीन सोर्सेज को हम मेंस के लिए कवर कर लेते हैं कॉम्प्रिहेंसिवली, इसके बाहर मेंस आने की संभावना कम हो जाती है और आपके पढ़े में से पेपर आने की संभावनाएं 80 to 90% तक हो जाती है, तो जिससे सिलेक्शन के चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे। राइट, चलिए बहरहाल स्टार्ट करते हैं। पहला कंपोनेंट एग्रीकल्चर से शुरू करते हैं। जो सवाल एग्रीकल्चर में आए, फिर टूरिज्म में आए, फिर एनवायरमेंट में आए, फिर एनर्जी में आए, तो ये चारों कंपोनेंट आप मेरे साथ करेंगे। अब एग्रीकल्चर में बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा सवाल टेस्ट सीरीज में भी था, और ऐसा है कि ये बहुत कठिन सवाल नहीं है, पहले भी हिमाचल के अंदर पूछा जा चुका है, और एग्जैक्टली सिलेबस में यही चीज दिया हुआ है कि सिलेबस का ही पार्ट है कि सिलेबस में दिया हुआ है कॉन्सेप्ट बता दो, प्रिंसिपल बता दो, स्कोप ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग बता दो। ऐसे ही हमने सिलेबस कई बार टेस्ट सीरीज में भी डाला। तो अगर हम देखिए 8 नंबर का सवाल था कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल एंड स्कोप। तो कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग पूछा तो पहले ऑर्गेनिक फार्मिंग को की परिभाषा लिखेंगे। ऑर्गेनिक फार्मिंग की मल्टीपल परिभाषा है, भारत की सरकार ने भी इसकी परिभाषा दी है, वो फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO ने भी इसकी परिभाषा दी है। तो मल्टीपल परिभाषा है, आप किसी एक संस्था को कोड करते वक्त भी इसकी परिभाषा लिख सकते हो। तो इस क्वेश्चन का स्ट्रक्चर इस क्लास में हम लोग क्वेश्चन को बहुत डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, कंटेंट वाइज उसके स्ट्रक्चर को मेजरली डिस्कस करेंगे। ये पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोडेबल भी है। अब देखिए कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग हम बताएंगे भाई ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होता है, जिसके अंदर सॉइल फर्टिलिटी, ऑब्जेक्टिव भी इसी के अंदर डालोगे। सॉइल फर्टिलिटी की बात करते हैं हम, बायोडाइवर्सिटी को बचा के रखना इसका एक अहम इशू है। एनवायरमेंटल इंपैक्ट, क्योंकि खेती ऑर्गेनिक फार्मिंग की नीड को समझिए, क्योंकि धीरे धीरे जैविक खेती जिसको बोल रहे हैं कि धीरे धीरे क्या हो रहा है कि हम जिस तरह से खेती कर रहे हैं हम पर्यावरण के ऊपर उसका दुष्प्रभाव है, इकोलॉजिकल इम्प्रिंट्स हैं, फुटप्रिंट्स बहुत खराब है हमारे। तो एनवायरनमेंट को डिग्रेड होने से बचाने का भी एक काम ऑर्गेनिक फार्मिंग करता है। ऐसे ही एग्रीकल्चर को प्रॉफिटेबल बनाना है तो उसके लिए भी ऑर्गेनिक फार्मिंग बहुत बढ़िया है। हम जैसे एंड कस्टमर है, जैसे लेट सपोज हम लोग चाहते हैं कि भाई हिमाचल से सेब हम लोग खाएं, लेकिन अगर उसके पास इतना ज्यादा पेस्टिसाइड स्प्रे हो रखा है तो अगर हम वो खा भी रहे हैं तो एक टाइप से जहर हम लोग खा रहे हैं। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग में जो कंज्यूमर है, जो पर्यावरण है और जो किसान है, तीनों का फायदा होना चाहिए, ये जैविक खेती का मेजर उद्देश्य है। तो ये सारी चीजें हैं। सॉइल फर्टिलिटी की बात करेगा, बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करना है, रिड्यूस करना है एनवायरमेंटल इंपैक्ट को, इकोलॉजिकल बैलेंस सिस्टम बनाना है, और सेल्फ सस्टेनिंग ऑर्गेनिक फार्मिंग को बना के रखना है। इसका तरीका क्या है कि ग्रीन मैन्योर यूज करो, बायोलॉजिकल पेस्ट कंट्रोल यूज करो, सिंथेटिक फर्टिलाइजर, इन सारी चीजों को टोटली रिप्लेस करने का काम ऑर्गेनिक फार्मिंग का है। सिंपल परिभाषा। उसके बाद पूछा कि भाई प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है। ऑर्गेनिक फार्मिंग के 5 प्रिंसिपल है, हम लोग क्लासेस में कराते ही, आप लोगों ने पढ़े भी है कि प्रिंसिपल ऑफ हेल्थ है, प्रिंसिपल ऑफ इकोलॉजी है, प्रिंसिपल ऑफ फेयरनेस है, केयर एंड सस्टेनेबिलिटी है। तो ये क्वेश्चन का दूसरा हिस्सा हो गया जिसमें आप ऑर्गेनिक फार्मिंग के प्रिंसिपल्स बताओगे। फिर पूछा गया कि ऑर्गेनिक फार्मिंग का स्कोप क्या है। स्कोप का मतलब क्या है कि क्या अगर कोई ऑर्गेनिक फार्मिंग करे
तो वो ऑर्गेनिक फार्मिंग लोग एक्सेप्ट करेंगे, किसान उसको अफोर्ड कर पाएंगे? तो बिल्कुल कर पाएंगे। हम कहेंगे जी पूरा स्कोप है ऑर्गेनिक फार्मिंग का। स्कोप इस तरह से है कि भारत की जो, अगर आप ज्योग्राफी को देखोगे तो भारत में बहुत ज्यादा ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी है, उसकी वजह से भिन्न भिन्न प्रकार की यहाँ पे फसलें पैदा होती हैं, अलग अलग प्रकार के क्लाइमेट यहाँ पर है। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग वाइड वैरायटी ऑफ क्रॉप्स को कवर करती है। तो ज्योग्राफिकली तो संभव है। कल्चरली भारत के इतिहास में ट्रेडिशनली, जैसे हिमाचल में भी आज हम लोग कॉमर्शियल एग्रीकल्चर की वजह से जैविक खेती को छोड़ रहे हैं, लेकिन आज से अगर 20-25 साल पहले देखो तो जैविक खेती है। और पहाड़ों में आज भी कई लेवल पे जैविक खेती है कि ना तो फर्टिलाइजर डाला जा रहा है, ना तो जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स डाले जा रहे हैं, ना तो पेस्टिसाइड डाले जा रहे हैं। तो मींस जैविक खेती भारत के ट्रेडिशन का पार्ट है, भारत के कल्चर का पार्ट है। तो पूरा स्कोप है कि किसान को अलग से कुछ नहीं सोचना। अच्छा, धीरे धीरे जैविक खेती के लिए भारत की सरकार ने सब्सिडीज देनी शुरू करी। भारत की सरकार ने कई सारी योजनाएं बनाई हैं, जैसे परंपरागत कृषि विकास योजना जैविक खेती की एक बहुत माइलस्टोन स्कीम है। ऐसी जैविक खेती की कई सारी स्कीम भारत की सरकार ने की। दूसरा, मार्केट बिल्कुल तैयार है इसके लिए। कस्टमर, हम जैसे कस्टमर जो चंडीगढ़ में बैठे, हम कहते हैं कि भाई ऑर्गेनिक प्रोडक्ट खरीदेंगे, हम ऑर्गेनिक दालें खरीदेंगे, ऑर्गेनिक आटा खरीदेंगे, ऑर्गेनिक जितने भी प्रकार के फ्रूट्स हैं उनको परचेज करेंगे। तो लोगों के अंदर भी कहीं ना कहीं जागरूकता आई है कि जैविक खेती के प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना है। तो लोग भी इस्तेमाल करना चाहते हैं, सरकार भी बढ़ावा दे रही है। भारत का पर्यावरण और भारत की ज्योग्राफी की जो विविधता है वो भी इसको बढ़ावा दे रही है। तो इसका मतलब क्या है कि हर कोई चाहता है कि जैविक खेती हो, इवन किसान चाहता है जैविक खेती हो, क्योंकि उससे उसके प्रॉफिट मार्जिन बढ़ते हैं, जिसको बोला जाता है उसकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है। तो इसलिए जैविक खेती का पूरा पूरा स्कोप है। तो ये सारे स्कोप जैविक खेती के लिखे हैं। फिर कंक्लूड थोड़ा सा उसमें, अगर आपके पास स्पेस का स्कोप हो तो बता दो जैविक खेती के साथ ना कुछ समस्याएं, जैसे श्रीलंका ने इमीडिएटली जैविक खेती पे शिफ्ट किया, कुछ टाइम के लिए प्रोडक्शन डाउन होती है जैविक खेती के अंदर। उस चीज का ध्यान रखना है कि आप कंप्लीटली जैविक खेती पे एकदम शिफ्ट नहीं करोगे पूरे कंट्री को। आप क्या करोगे, सो स्टेप वाइज अप्रोच रखोगे, डेटा इसके अंदर जरूर डालोगे कि भारत के अंदर इस टाइम पे, जैसे मैं आपको टेस्ट सीरीज के अंदर और वैल्यू एडेड में जैविक खेती के ऊपर मैंने पूरा एक लेक्चर लिया जिसमें मैंने बताया कि जैविक खेती के अंदर क्या डेटा हमें जाना चाहिए कि जैविक खेती भारत में कितना एरिया जो है और कितनी प्रोडक्शन इस टाइम पे जैविक खेती से हो रही है, वो एक डेटा होता है। तो हर आंसर में डेटा का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहेगा। ठीक, तो इस तरह से ये फिर कंक्लूड करोगे कि भारत में जैसे सिक्किम है टोटली ऑर्गेनिक स्टेट घोषित हो चुका है, तो भारत में धीरे धीरे जैविक खेती की तरफ एक रुझान हमें देखने को मिला है। क्लियर? चलिए अगला सवाल एग्रीकल्चर के डोमेन से। एग्जैक्टली ऐसा ही सिलेबस में दिया हुआ है, हजारों बार हमने भी टेस्ट सीरीज में डाला हुआ है, पढ़ाया हुआ है कि नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के लिए क्या स्ट्रेटेजी सरकार ने अपनाई है उसको इंप्लीमेंट करने के लिए। तो उसका इंट्रोडक्शन क्या होगा, पहले नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर आप बताओगे कि ये नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज से निकला हुआ है और उसी के लिए इसको लेकर आया गया है। और इसका जो मूल उद्देश्य है वो जरूर लिखोगे कि इसके अंदर हम इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम को यूज करना चाहेंगे, जितना भी हम लोग वाटर है उसकी एफिशिएंसी को इंक्रीज करना चाहेंगे, क्योंकि हम जिस तरह से खेती भारत के अंदर कर रहे हैं तो वो पानी को लेके बहुत इनएफिशिएंट है। फ्लड नेचर ऑफ इरिगेशन हम लोग यूज करें, कैनाल नेचर ऑफ इरिगेशन यूज करें तो वो बहुत समझदारी नहीं है। एवोपरेशन लॉसेज आर वेरी हाई। तो हम क्या करेंगे, वाटर को लेके बहुत ज्यादा जो है एफिशिएंटली यूज करेंगे। फिर हम जो रेनफेड एरियाज हैं वहां पे इरिगेशन फैसिलिटीज को और एग्रीकल्चर को एक्सपेंड करने का प्रयास करेंगे। तो ये जो मूल उद्देश्य हैं वो नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के, वो इसके इंट्रोडक्शन के अंदर आ जाएंगे। उसके बाद आएगा कि स्ट्रेटेजी सरकार ने इसके अंदर क्या की। जैसे मैंने बोला इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम, इंटीग्रेटेड शब्द को समझिए। फार्मिंग का मतलब ऐसा नहीं कि आपने केवल जो है फसलें उगा दी, फार्मिंग का मतलब है कि आपने उसे पैसा भी कमाना है, कॉमर्शियल भी करना है और वो फार्मिंग सस्टेनेबल भी हो, कि हमेशा एनवायरमेंट के उसके ऊपर इंपैक्ट कम हो और आपको इकोनॉमी हमेशा इकोनॉमिकली वो हमेशा रिवॉर्ड करनी चाहिए। रिवॉर्ड का मतलब आप पैसा कमाओ उससे, आज नहीं आज से 10 साल भी उस खेत से पैसा कमाओ। तो केवल फसल मत उगाओ, इंटीग्रेटेड करो। इंटीग्रेटेड का मतलब है लाइफ स्टॉक भी पालो, फिशरी भी पालो, प्लांटेशन भी करो। अगर ये सब आप करोगे तो आपकी सोर्स ऑफ इनकम डाइवर्सिफाई होगी और ये डाइवर्सिफाइड सोर्स ऑफ इनकम को आप बोलोगे इंटीग्रेटेड फार्मिंग करने का काम। उसके बाद वाटर रिसोर्सेज को एफिशिएंटली इस्तेमाल करने की बात है तो वो उसका एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। फिर सॉइल हेल्थ इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, तो गवर्नमेंट ने अपना है कि सॉइल हेल्थ का भी इसमें ध्यान रखेंगे, जो SHG सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम भी है। फिर हमने क्या करना है, भारत के अंदर इस टाइम पे जिस तरह से खेती चल रही है, जैसे उदाहरण के तौर पर किसान के अंदर पंजाब के अंदर
कॉटन, शुगरकेन और राइस कल्टीवेशन हो रहा है उन इलाकों में जहां पे पानी की कमी है। तो हम क्या करें, ग्राउंड वाटर को डिप्लीट करते हुए उसको एक्सट्रैक्ट करें और उससे खेती करें। बहुत समझदारी तो नहीं है। तो हम भारत के एग्रो क्लाइमेटिक पैटर्न को नहीं फॉलो कर रहे हैं खेती करते वक्त। तो हमने क्या करना है कि वही क्रॉप लगानी है जो क्लाइमेट रेजिलियंट हो, और उसके एग्रो क्लाइमेटिक, क्लाइमेट रेजिलियंट मींस जिस तरह की क्लाइमेट वेगरीज इस टाइम पे देखने को मिल रही है, जो बार बार अप डाउन देखने को मिल रहा है कि कभी बरसातें हो रही है, कभी बहुत लंबा समय है कि बरसातें नहीं है, प्रोलॉन्ग्ड ड्राउट पीरियड बढ़ गए हैं। तो ऐसी क्रॉप लगानी है जो इन सबको झेल जाए। तो मेजरली भारत की जो मूल क्रॉप्स है उनको ही हम लोग जो है इस्तेमाल में लाए। तो ऐसे क्रॉप्स को बोला जाता है क्लाइमेट रेजिलियंट क्रॉप, जो कि प्राइमरली मिलेट्स है। मैंने मिलेट्स पे भी विशेष आपको ध्यान देने को बोला था, उसका प्रश्न नहीं आया इस बार, हो सकता है अलाइड के मेंस में आ जाए। तो मिलेट्स उगाने की बात यहां पे की जाएगी। तो क्लाइमेट रेजिलियंट क्रॉप करनी है, एग्रो क्लाइमेटिक पैटर्न को फॉलो करने वाली क्रॉप करनी है, एग्रो फॉरेस्ट्री की प्रैक्टिसेस को भी बढ़ावा देना है। तो सरकार ने ऐसी कुछ स्ट्रेटेजीज अपनाई है, साथ में कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, क्योंकि आज की डेट में कुछ भी हमने सक्सेसफुल बनाना है तो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन करवाना है, लोगों का योगदान करवाना है। हम कहते हैं ना कि पार्टिसिपेटिव गवर्नेंस होनी चाहिए, गवर्नमेंट होनी चाहिए, तो उसी का यही पार्ट है। उसके बाद कैपेसिटी, लोगों को इन सारी चीजों के लिए जो है फार्मिंग की नई प्रैक्टिसेस को अपनाने के लिए, उसका नो हाउ जानने के लिए उनकी कैपेसिटी ट्रेनिंग लगेगी, उनको नॉलेज ट्रांसफर की जाएगी, जिसको बोला जाता है एग्रीकल्चर एक्सटेंशन। वो सब अगर करोगे तो ये स्ट्रेटेजी सरकार ने अपनाई है नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को लेकर। राइट, सिंपल सवाल। चलिए, तो एग्रीकल्चर के डोमेन से, जैसे कि मैंने पहले भी बोल दिया था, 2 ही सवाल आएंगे, एक 8 नंबर का आएगा, एक 12 नंबर का आएगा, वैसे ही हुआ। तो मैंने ये 4 डोमेन से बोला हुआ था स्टूडेंट को कि 8 से 10 सवाल आएंगे, जो कि आए हैं। 8 से 10 सवाल का मतलब है कि 100 नंबर, 80-100 नंबर का ये पेपर आएगा। तो ये बहुत लो हैंगिंग है, एग्जैक्टली वही आ रहा है जो सिलेबस में लिखा है, तो आपके स्कोर भी बहुत अच्छा आएगा। और मैंने वैल्यू एडिशन के अंदर ये ऐसा कोई भी सवाल नहीं है इन 4 डोमेन से जो वैल्यू एडिशन के बाहर से आया हो। राइट, चलिए अगला देखते हैं, गिव एन अकाउंट ऑफ एडवेंचर एंड हेरिटेज टूरिज्म। ये मैं पिछले 2 साल से एंटिसिपेट करके बैठा था कि ये सवाल जरूर आएगा, एडवेंचर एंड हेरिटेज टूरिज्म, क्योंकि रिपीट नहीं होता हुआ दिखा था अभी तक। एडवेंचर, पहले आप क्या करोगे, इंट्रोडक्शन के अंदर टूरिज्म के डेटा डालोगे कि हिमाचल के अंदर जो टूरिज्म है वो इकोनॉमी के अंदर कितना योगदान दे रही है। जैसे स्टेट जीडीपी कंट्रीब्यूशन ऑफ 7%, इस साल का इकोनॉमिक सर्वे है, और जो एम्प्लॉयमेंट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जनरेट हुआ है वो 14.5% है। तो ये इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन जो है टूरिज्म का हमें देखने को मिला है। तो इसी के लिए अगर आप देखोगे, फिर एडवेंचर टूरिज्म के अंदर चले जाओगे। एडवेंचर टूरिज्म कई सारे प्रकार का है, जैसे रिवर राफ्टिंग एक एडवेंचर टूरिज्म है, तो हिमाचल के 3-4 अलग-अलग साइट्स की रिवर राफ्टिंग की बात कर दोगे आप। उसके बाद आप बोलोगे जी पैराग्लाइडिंग भी जो एडवेंचर टूरिज्म है, ऐसी स्कीइंग भी एडवेंचर टूरिज्म है, ट्रैकिंग एंड रॉक क्लाइंबिंग भी एडवेंचर टूरिज्म है। तो कुछ एडवेंचर टूरिज्म के आप एग्जांपल्स हिमाचल के कोट करना शुरू कर दोगे। दूसरा पार्ट है हेरिटेज टूरिज्म। हेरिटेज टूरिज्म को आप डिफाइन करोगे, भाई हेरिटेज टूरिज्म क्या होता है। हेरिटेज का हिंदी में मतलब क्या होता है, हमारी विरासत। विरासत क्या है, कुल्लू का मेला भी हमारी विरासत है, कुल्लू का दशहरा विरासत का पार्ट है। तो हेरिटेज 2 प्रकार की होती है, टेंजिबल और इनटेंजिबल। तो यहां कुछ उदाहरण टेंजिबल के दे दोगे। टेंजिबल का मतलब है जो हमें फोर्ट्स मिले हैं, नगर कासल है, कांगड़ा फोर्ट है, तो ये हेरिटेज के टेंजिबल एस्पेक्ट है। अगर हमें रिलीजियस साइट्स जो हैं वो मिली है विरासत में, तो वो भी हेरिटेज का पार्ट है। तीसरा इंटेंजिबल जो हमें मिला वो भी, जैसे हमारे फेयर्स हैं, फेस्टिवल्स हैं, फोक डांसेस हैं, ये सारा इंटेंजिबल है, हमारी विरासत का पार्ट है। तो हेरिटेज टूरिज्म, जो कि मैंने बहुत डिटेल में आपको इस बार पहले बताया भी था कि आने की संभावना है, तो उन सबको फिर कुछ इस तरह से हम लोग कवर करते हुए जाएंगे। क्लियर। तो ये हेरिटेज टूरिज्म में कुछ रिलीजियस साइट्स दी हुई है, और उसके अलावा फिर कुछ जो है अपार्ट फ्रॉम रिलीजियस साइट्स, जैसे फोर्ट्स एंड पैलेसेस हैं, इनको भी कोट करते हुए लिखा गया है। जैसे कांगड़ा फोर्ट है, सुजानपुर का है, नूरपुर का है, नगर कासल है, पद्मा कासल है, ये सारे हेरिटेज टूरिज्म का पार्ट है। कंक्लूजन में बताओगे कि हेरिटेज टूरिज्म हिमाचल की इंक्लूसिव डेवलपमेंट और जॉब क्रिएशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, समाज के लिए बहुत जरूरी है, और अर्थव्यवस्था के लिए बहुत जरूरी है। और गवर्नमेंट इसी संदर्भ के अंदर नई नई स्कीम लेकर आ रही है जिससे टूरिज्म को बढ़ावा भी मिले। आप कोट करोगे, जैसे इको टूरिज्म पॉलिसी 2019 की बात करेंगे, अगर नई मंजिल नई राहें की बात करेंगे, या होम स्टे स्कीम की बात करेंगे, तो ये सारी जो स्कीम है टूरिज्म की, आप कोट करते हुए कंक्लूजन में बताओगे कि गवर्नमेंट इन स्कीम के माध्यम से लगातार टूरिज्म को प्रमोट कर रही है। और साथ ही साथ अगर आप टूरिज्म के चैप्टर को इकोनॉमिक सर्वे में पढ़ोगे तो प्राइमरीली इंफ्रास्ट्रक्चर उसमें दे रखा है कि रोड के लिए क्या कर रही है, रेलवे क्या कर रही है, हवाई जहाज के लिए क्या कर रही है, टैक्सी, कार और होटल्स के लिए क्या कर रही है। तो दीज आर द इंफ्रास्ट्रक्चरल फीचर ऑफ द गवर्नमेंट। तो इन्हीं सबको कंक्लूजन में लिखोगे, टूरिज्म को अपलिफ्ट करने के लिए सरकार ये सारे प्रावधान जो है लेकर आई है। क्लियर बात। चलो
अब टूरिज्म पे अगला सवाल, तकरीबन जो भी 4 डोमेन मैंने आपसे डिस्कस किए, तकरीबन हर डोमेन से 2 सवाल आए, कहीं पर 3 भी आए, एनवायरमेंट में 4 भी आए हुए, तो टोटल जो 4 डोमेन है, जैसा कि मैंने बोला कि 10 से 11 सवाल इन 4 डोमेन से हमें देखने को मिले। अगला सवाल कहते हैं कि टूरिज्म, जैसे मैं बोला था कि टूरिज्म के एनवायरमेंटल कंसर्न्स भी हैं, तो डायरेक्टली ये सिलेबस का पार्ट है, पूछा गया व्हाट आर द प्राइमरी एनवायरमेंटल कंसर्न्स एसोसिएटेड विद द टूरिज्म इंडस्ट्री इन हिमाचल प्रदेश, आल्सो एक्सप्लेन द रोल ऑफ टूरिज्म, इको टूरिज्म इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो टूरिज्म को सस्टेनेबल डेवलपमेंट से लिंक किया और एग्जैक्टली सिलेबस में भी ये दिया गया है। तो हम बताएंगे भाई टूरिज्म को अगेन इंट्रोड्यूस करोगे तो आप टूरिज्म को उसी तरीके से बोलोगे कि 2023 दिसंबर तक 160 लाख, दैट कम्स आउट टू बी 1.6 करोड़ हिमाचल को लोग जो है ट्रेवल कर चुके हैं, 14.5% एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है और 7% जीडीपी कंट्रीब्यूशन टूरिज्म देता है। अब एनवायरमेंटल कंसर्न बताओगे टूरिज्म के क्या हो रहे हैं, दिख रहा है हमें कि होटल बनाने के लिए पहाड़ को डिस्टेबलाइज किया जा रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, डिस्टेबलाइजेशन ऑफ स्लोप हमें लगातार देखने को मिल रहा है। तो ये सारी चीजें बताओगे, ऊपर से ज्यादा व्हीकल आ रहे हैं तो पोल्यूशन भी हमें देखने को मिल रहा है। हिमाचल अपने आप में कुछ ऐसी जगह पे सिचुएटेड है कि जहां पे सिज्मिसिटी बहुत हाई है, रग्ड प्लेन्स, स्लोप्स हैं, स्टीपनेस है, तो लैंडस्लाइड के इंसिडेंट्स भी टूरिज्म की वजह से इंक्रीज हो रहे हैं और उनका इंपैक्ट भी इंक्रीज हो रहा है कि आप ऐसी स्लोप्स में भी जाके आप इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर रहे हो जो कि नहीं मानी जाती थी कि वहां पे किसी को रहना चाहिए क्योंकि वो अनसेफ है जियोलॉजिकली। तो ये जो टूरिज्म के दुष्प्रभाव एनवायरमेंट में हमें देखने को मिल रहे हैं, बायोडाइवर्सिटी का भी लॉस हो रहा है। तो फिर बताओगे इको टूरिज्म इस सबको कैसे दूर करता है, तो इको टूरिज्म की एक परिभाषा जो कि यूनाइटेड नेशन ने दी है, उस परिभाषा को भी लिख सकते हो, या भारत सरकार की जो हिमाचल सरकार की 2019 की इको टूरिज्म पॉलिसी है उसमें बड़ी अच्छी परिभाषा इको टूरिज्म की दे रखी है, उसकी भी बात करोगे। तो इको टूरिज्म में आप बताओगे कि इको टूरिज्म का मतलब है जो एनवायरमेंटली सस्टेनेबल हो, जो सोशली सस्टेनेबल हो, जो इकोनॉमिकली सस्टेनेबल हो, जो वहां के लोकल कल्चर को भी प्रिजर्व करने की बात करें, रिस्पेक्ट करने की बात करें, इसको हम इको टूरिज्म बोलते हैं। तो ये सारी बात लिखोगे तो ये रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म के संदर्भ में देखा जाता है जिसमें लोकल पीपल, लोकल कल्चर को भी हम लोग जो है रिस्पेक्ट करते हैं। इस तरह से इको टूरिज्म पॉलिसी को फिर बताना शुरू कर दोगे जो कि पूछा गया है। क्लियर? तो आसान सवाल था, एक्सपेक्टेड था। तो 2 सवाल एनवायरमेंट की डोमेन से आए, 2 सवाल टूरिज्म से आए हैं, 2 एग्रीकल्चर से आए। थर्ड डोमेन में हम एंटर करें एनवायरमेंट। तो एनवायरमेंट मैंने आप लोगों को बताया भी कि 4 सवाल इसमें से आए थे। सीधा पूछा गया व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय एनवायरमेंट फ्रेंडली एनर्जी सोर्सेज, डिस्क्राइब प्रेजेंट टाइम स्टेटस, सॉरी ये एनर्जी की डोमेन से है कि विंड एनर्जी के बारे में बताइए। तो विंड एनर्जी मैंने काफी ज्यादा फोकस करवाया था कि विंड एनर्जी पे बहुत साल से प्रश्न नहीं आया, इस बार एक्सपेक्टेड था और आया भी है विंड एनर्जी के ऊपर। न्यूक्लियर पे मैं विशेष फोकस करवा था, न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में पूछा गया। अब बोला गया कि एनवायरमेंट फ्रेंडली एनर्जी सोर्सेज क्या है, तो आपके सिलेबस में क्या शब्द लिखे, ग्रीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी। तो आप बताओगे एनर्जी का मतलब है जो रिन्यूएबल हो, जो कभी खत्म ना हो, जो एग्जॉस्ट ना हो, जो क्लीन हो, ग्रीन हो, जिसका इकोलॉजिकल इम्प्रिंट बहुत मिनिमाइज हो, ऐसी एनर्जी को एनवायरमेंट फ्रेंडली एनर्जी बोलते हैं। उदाहरण के तौर पे आप इसमें 5-7 एनर्जी के सोर्सेज बता दोगे, विंड है, सोलर है, जियोथर्मल है, जिसके अंदर टाइडल एनर्जी है, बायोगैस एनर्जी है, तो ये सारी एनर्जी क्लीन और ग्रीन एनर्जी है। फिर एक डेटा इसके अंदर थ्रो करोगे जिसपे मैं विशेष आप लोगों को फोकस करवाता हूं कि आप बताओगे कि भारत के अंदर इस टाइम पे क्लीन एनर्जी जो है कितनी ज्यादा क्रिएट करें, जिसमें स्मॉल हाइड्रो प्रोजेक्ट्स भी उसका एक हिस्सा बन जाते हैं। तो क्लीन एनर्जी के बारे में बताओगे जो कि यहां डेटा में दिया भी हुआ है कि ये सारी एनर्जी भारत में है। फिर विंड एनर्जी के बारे में बताओगे कि विंड एनर्जी क्या है, विंड एनर्जी का पोटेंशियल भारत के अंदर इस टाइम पे 700 गीगावाट का है, 120 मीटर हाइट के ऊपर जो विंडमिल लगेगी 120 मीटर हाइट पे, जहां पे ज्यादा हवा को टैप किया जाएगा, इस पोटेंशियल से विंड एनर्जी है। फिर आप बताओगे कि जो हम लोगों ने 2030 के 500 गीगावाट के जो टारगेट्स लिए हैं उसमें विंड एनर्जी को भी काफी ज्यादा एक स्पेस मिला है और उसी को हम रीच करने का प्रयास करें। भारत में बहुत सारे विंड पार्क्स हम लोगों ने बनाए हैं। एक मैप इंडिया के विंड पार्क का भी आपको इसके अंदर डालना पड़ेगा। तो इस तरह से ये सवाल रहा था। तो विंड के बारे में सारा इन एंड आउट की क्या क्या इनिशिएटिव भारत की सरकार ने लिए, ऑफशोर विंड मिल प्लान है, चाहे विंड पार्क्स की बात की जाएगी, तो वो सब आप इसमें बताओगे। विंड के बेनिफिट भी बताओगे, क्लीन है, ग्रीन है, एनवायरमेंट रिन्यूएबल है और साथ ही साथ में डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एनर्जी बास्केट में भी हेल्प करती है। अगर हम विंड एनर्जी से एनर्जी जनरेट कर जाते तो हमारे इंपोर्ट के ऊपर भी उसका इंपैक्ट पड़ेगा। जो एनर्जी हमारी मेजरली इंपोर्टेड है अब वो नहीं रहेगी, तो हमारा कहीं ना कहीं फॉरेन एक्सचेंज भी बेहतर होगा और हमारा जो करेंसी है वो भी स्ट्रांग होगा। तो इकोनॉमिकल एस्पेक्ट भी इसके अंदर आप लोग डालोगे। फिर बताओगे कि इसके लिए अभी समस्या क्या है। लैंड, जैसे विंड पार्क के अंदर क्या होता है कि
बहुत बड़े विंड पार्क से बहुत कम एनर्जी जनरेट होती है, तो उतनी ज्यादा एनर्जी जनरेट नहीं होती। तो इसमें लैंड हमारे जो बैरन, जैसे ज्यादातर विंड पार्क कहां लगते हैं, आप देखोगे तमिलनाडु के बैरन एरियाज में, कर्नाटका के बैरन एरियाज में, गुजरात के, राजस्थान के या मध्य प्रदेश के बैरन एरियाज में विंड पार्क्स लगते हैं। क्यों? क्योंकि जमीन बहुत ज्यादा चाहिए, तो हमारा जो अच्छा लैंड है हम उसको डाइवर्ट करना अफोर्ड नहीं कर सकते। तो विंड, इसके अंदर लैंड एक्विजिशन एक बहुत बड़ी समस्या है। उसी को हमने ठीक करने के लिए ऑफशोर विंड प्लांट, जो मैंने बताया था तमिलनाडु के कोस्ट में, गुजरात के कोस्ट में लगाए गए हैं। तो ऑफशोर विंड प्लांट उसी का एक वे आउट निकालने का प्रयास किया है। फिर टेक्नोलॉजी कि हमें इस तरह के विंड पार्क्स बनाने हैं जिसमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हो, लाइट वेट के फैंस यूज होते हैं, मैक्सिमम एफिशिएंसी के ऊपर वो काम करते हैं। फिर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, ट्रांसमिशन जो नेटवर्क है वहां पे ट्रांसमिशन लॉसेस ना हो, तो ये सारा टेक्नोलॉजी वाला पार्ट है। तो टेक्नोलॉजी इसमें एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बन जाता है। तो टेक्नोलॉजी एक पार्ट है, लैंड एक्विजिशन एक पार्ट है। फिर इन्वेस्टमेंट कौन करेगा, सरकार करेगी कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो उनको आपको किसी ना किसी तरह से गवर्नमेंट को रोप इन करना है प्राइवेट इन्वेस्टर को, ताकि वो इन्वेस्ट करें विंड एनर्जी के ऊपर। तो ये भी अपने आप में एक टास्क है। तो इस तरह से कुछ एक चैलेंजेस अभी भी विंड प्लांट देख रहा है। चलिए दूसरा क्वेश्चन जो कि न्यूक्लियर के ऊपर आया है कि 3 स्टेज न्यूक्लियर रिएक्टर के बारे में, 3 स्टेज न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम्स के बारे में पूछा गया। न्यूक्लियर प्लांट के अभी क्या स्टेटस है, न्यूक्लियर एनर्जी का फ्यूचर चैलेंजेस क्या क्या, एग्जैक्टली ये हमारे टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन है। तो आप बताओगे कि भाई 3 स्टेज है कि पहले प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर हम लोग यूज करते हैं, उसके बाद सेकंड स्टेज है जिसके अंदर फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है जो कि भारत बना चुका है, प्लूटोनियम एज अ फ्यूल यूज करते हैं, थर्ड स्टेज में आता है जिसमें थोरियम यूज करते हैं, ये हमारे पास अभी नहीं है। अच्छी बात क्या है कि भारत इज हैविंग अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ थोरियम इन दी मोनाजाइट सैंड, जो कि आपको पता ही है। तो अगर मोनाजाइट सैंड से हम थोरियम को एक्सट्रैक्ट करना सीख जाएंगे तो बहुत बढ़िया है हमारे लिए। तो उस थोरियम मोनाजाइट सैंड के बदौलत हम लोग क्या करेंगे कि भारत के अंदर जो ऑलरेडी फ्यूल है उसी को इस्तेमाल कर पाएंगे। स्टेज 3 है, अभी हम यहाँ पे नहीं पहुंचे हैं, ये टेक्नोलॉजी रिएक्टर के अभी भारत के पास नहीं है। तो 3 स्टेज रिएक्टर तो एज अ कॉन्सेप्ट हम लोग समझाएंगे। फिर दूसरा बात आएगा कि भाई न्यूक्लियर रिएक्टर के न्यूक्लियर एनर्जी के इस टाइम पे करंट स्टेटस बताओ। तो करंट स्टेटस आप बताओगे कि भारत में कहां कहां पे न्यूक्लियर एनर्जी जनरेट हो रही है, और उसका जैसे हिमाचल ने लास्ट ईयर प्रीलिम्स में भी पूछा था कि न्यूक्लियर एनर्जी भारत के अंदर 1.6% ऑफ टोटल एनर्जी जनरेशन है, विच इज क्लोज टू 7 गीगावाट। तो ये एनर्जी अभी न्यूक्लियर से हम लोग जनरेट करें। फिर बताओगे कि जनरेट करते वक्त जो चैलेंजेस पूछा गया है, समस्या आ रही है कि टेक्नोलॉजी बहुत एक्सपेंसिव है, रिएक्टर बहुत एक्सपेंसिव है, दूसरा सेफ्टी के कंसर्न है, तीसरा फ्यूल आपके पास इंडिजिनस नहीं है, परचेज करना पड़ता है, और इंडिया ने अभी एनपीटी भी साइन नहीं किया हुआ है। तो उसकी वजह से हमें न्यूक्लियर फ्यूल परचेज करने के लिए केवल यूएसए पे आधारित रहना पड़ता है, जो कि मनमोहन सिंह जी के टाइम पे आपने पढ़ा भी होगा इंटरनेशनल रिलेशन में 2008 में हमने ये एक ब्रेक थ्रू डील हम लोगों को मिली है। तो न्यूक्लियर के साथ कई सारे अभी जो है चैलेंजेस हमें देखने को मिल रहे हैं। ऊपर से इन्वेस्टमेंट बहुत एक्सपेंसिव है और इसको प्राइवेट प्लेयर को नहीं दिया जा सकता। एनपीसीआईएल जो है भारत की ही कंपनी है, भारत सरकार की कंपनी, डायरेक्टली पीएमओ को रिपोर्ट करती है, वही न्यूक्लियर के अंदर डील करती है। तो न्यूक्लियर एक ऐसा फ्यूल है जो अगर रीडायरेक्ट हो जाए और किसी गलत व्यक्ति के हाथ में लग जाए तो सेफ्टी कंसर्न्स भी हैं, इसके लिए सिक्योरिटी कंसर्न्स भी हैं। तो ये सारी चीजें न्यूक्लियर के साथ अभी चैलेंजेस हमें देखने को मिलते हैं, राइट। तो यही सारे चैलेंजेस अब इसमें लिखे गए। चलिए ये 2 सवाल न्यूक्लियर एनर्जी है, तो 2 एनवायरमेंट्स है, 2 एनर्जी है, 2 एग्रीकल्चर, जैसा कि मैंने आपको बोला था। अब आते हैं लास्ट पार्ट एनवायरमेंट के अंदर। एनवायरमेंट में एग्जैक्टली ये सवाल हमारी टेस्ट सीरीज में था, ईआईए क्या होता है, डिस्क्राइब करो वो सारे पैरामीटर जो ईआईए के अंदर इन्वॉल्व है, वो प्रोसेसेस, एग्जैक्टली ये सवाल था। तो ईआईए आप बताओगे क्या होता है, आप बोलोगे इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट। कोई भी बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बनाया जाता है, चाहे वो एनर्जी जनरेशन का हो, चाहे वो रोड है, रेलवे है, टनल्स है, कुछ भी बिल्ड किया जाता है तो उसका ईआईए किया जाता है। ये डिसीजन मेकिंग में ईजी कर देता है कि किसी प्रोजेक्ट को परस्यू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर परस्यू करना है तो उसकी एनवायरमेंटल कॉस्ट क्या पड़ेगी और उसको कैसे बियर करना है। डिसीजन मेकिंग भी करता है, लोगों को उसके दुष्प्रभाव और भारत की सरकार को और पर्यावरण को उसके दुष्प्रभाव नहीं देखे जाते हैं। तो इसलिए ईआईए एक प्रोसेस बनाया है, एक अप्रोच बनाई है जिसको हम लोग आजकल फॉलो कर रहे हैं। इसके अलग अलग पैरामीटर्स इन्वॉल्व है जिसमें हम देखते हैं कि भाई फिजिकल एनवायरमेंट में क्या पड़ेगा, बायोलॉजिकल एनवायरमेंट में क्या प्रभाव पड़ेगा। SIA भी बोला जाता है, सोशल इंपैक्ट असेसमेंट, इसी का एक पार्ट है जिसमें इकोनॉमी और वहां की सोसाइटी को क्या प्रभाव पड़ेगा, नॉइस लेवल पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये सारे प्रभावों को पहले ही गॉज कर लिया जाता है। लास्ट सवाल 8वां सवाल है 4 डोमेन में से कि बायोटेक्नोलॉजी का एग्जैक्टली सिलेबस का ये पार्ट है।
एनवायरमेंट के अंदर लास्ट पार्ट दे रखा है सोशल एंड एथिकल यूज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, इश्यूज एसोसिएटेड विद बायोटेक्नोलॉजी। वही एग्जैक्टली सवाल आ गया कि सोशल एंड एथिकल इश्यूज, और ये पहली बार आया है सवाल, और ये मैं काफी टाइम से पिछले 2 सालों से बोल रहा था कि ये सवाल कभी भी ब्रेकआउट हो सकता है, कभी भी आ सकता है, क्योंकि कभी भी इस वाले डोमेन को टच नहीं किया गया। तो इस बार जैसा कि मैंने कई बार सेशंस में बोला भी है कि इस बार वो सारे सवाल आने की संभावना है जो आज तक नहीं पूछे गए, तो नए सवाल हैं। जैसे हेरिटेज टूरिज्म नया सवाल रहा था, बायोटेक्नोलॉजी का सोशल एंड एथिकल इशू नया सवाल रहा था, एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट पहले पूछ लिया गया था, न्यूक्लियर रिएक्टर को इस तरह से पहले नहीं पूछा गया था, हमारी टेस्ट सीरीज का ये हिस्सा भी रहा था, और एग्जैक्टली ऐसा ही सवाल आया है। तो इसी के अंदर आप देखोगे कि सोशल एंड एथिकल यूज के, तो बायोटेक्नोलॉजी को पहले परिभाषित करोगे, भैया बायोटेक्नोलॉजी क्या होती है, ये कैसे हेल्पफुल है, पहले तो फायदे बताओगे, फिर इसके बताओगे इश्यूज क्या है, फिर सोशल इश्यूज बताओगे समाज के अंदर बायोटेक्नोलॉजी को यूज करें। जैसे मल्टीपल, जैसे आजकल क्या कर रहे हैं कि बच्चों को परफेक्ट बच्चे बनाने के लिए क्या किया जा रहा है, उनके उन्हीं डीएनए के ऊपर काम किया जा रहा है और उन्हीं डीएनए को ट्रांसफर किया जा रहा है, जो कि नेक्स्ट जनरेशन के बच्चे के अंदर आपको वो ट्रेड्स चाहिए। तो ये अनएथिकल है कि नेचर जो है आपको पैदा कर रही है और नेचर ने कुछ ट्रेड्स आपको देने हैं, उसके बारे में उसने सोचा हुआ है, और आप उन ट्रेड को मॉडिफाई कर रहे हो, तो ये एथिकल इश्यूज है नेचर के साथ। तो ये एक मुद्दा है, क्लोनिंग एक मुद्दा है। तो इस तरह के कुछ एक मुद्दे हैं जो सोशल एंड एथिकल लेवल पे बायोटेक्नोलॉजी के हमें देखने को मिलते हैं। फिर बायोटेक्नोलॉजी में क्या है कि सोशल लेवल पे कि कौन कौन लोग हैं जो बायोटेक्नोलॉजी को एक्सेस कर सकते हैं, इंक्लूसिवनेस एक मुद्दा है बायोटेक्नोलॉजी को लेके। उसके बाद उसके जो प्रभाव हैं सोसाइटी पे, अलग अलग लेवल पे अलग अलग प्रभाव उसके देखने को मिलेंगे, रिपल्स देखने को बेसिकली मिलेंगे। तो बायोटेक्नोलॉजी के एथिकल एंड सोशल बहुत सारे मुद्दे हैं, तो उन सबको यहाँ पे डिस्कस करना है। जैसे मैंने बोला जेनेटिकली मॉडिफिकेशन है, अच्छा बायोटेक्नोलॉजी की मदद से क्या कर रहे हैं, जीएम क्रॉप्स बना रहे, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स कर रहे हैं, तो वो बायोडाइवर्सिटी के कॉन्सेप्ट के अगेंस्ट है। जैसे हम बोलते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी से जो हमने जीएम क्रॉप्स बनाए, धीरे धीरे जो उन्होंने जो इंडिजिनियस वैरायटी है, जो ट्रेडिशनल वैरायटी है भारत के अंदर, उनको खत्म कर दिया। तो इससे क्या हो रहा है, जितना ज्यादा आप बायोडाइवर्सिटी को खत्म करोगे, उतना ज्यादा आप इकोसिस्टम को और इकोलॉजी को डिस्टेबलाइज कर दोगे। तो इकोलॉजी ने, इकोसिस्टम ने ये जो डाइवर्सिटी दी है, ताकि किसी भी प्रकार का कुछ इंपैक्ट आता है तो कोई ना कोई स्पीशीज उस इंपैक्ट को ओवरकम कर जाएगी। तो इसलिए बायोडाइवर्सिटी दी जाती है एनवायरमेंट के अंदर या इकोलॉजी के द्वारा। तो हम धीरे धीरे क्या करें, जेनेटिकली मॉडिफाइड से क्या करें, एक कल्चर ऑफ, जैसे मैं बोलता हूं, मोनोकल्चर लेकर आ रहे हैं rather than मल्टीकल्चर। तो ये एक बायोटेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा एथिकल कंसर्न हमें देखने को मिलता है। फिर आप देखो प्राइवेसी एक इशू है, आपने इतना बायोटेक्नोलॉजी का डेटा इकट्ठा कर लिया, उस डेटा को कौन कंट्रोल करेगा, कॉर्पोरेट्स धीरे धीरे चीजों को कंट्रोल करने लग जाएंगे। तो बायोटेक्नोलॉजी में कॉर्पोरेट्स जो है काफी ज्यादा हावी हो जाएंगे समाज के ऊपर। एक ये बहुत बड़ा मुद्दा हमें बायोटेक्नोलॉजी में देखने को मिल रहा है, राइट। तो ये सारे की कंसर्न है जो बायोटेक्नोलॉजी के लिए हमारे सामने आए हैं। तो जैसा कि मैंने बोला भी था और मैं एंटिसिपेट कर पा रहा था इस बात को, कि 4 डोमेन मैंने आपसे डिस्कस किए, एनवायरमेंट डिस्कस किया, एनर्जी डिस्कस किया, एग्रीकल्चर डिस्कस किया, टूरिज्म डिस्कस किया, जो कि प्रिडिक्टेबल लाइन में पेपर रहा था। 4 डोमेन है, इनसे 8 क्वेश्चन आए हैं और बहुत लो हैंगिंग फ्रूट रहा था। 8 के 8 क्वेश्चन टेस्ट सीरीज के अंदर और वैल्यू एडिशन के अंदर डिस्कस्ड ये क्वेश्चंस रहे थे, राइट। चलिए, थैंक यू एवरीवन। आगे जो क्लास है उसमें पीयूष और इकोनॉमी डिस्कस करेंगे, कृति मैम अपने वाले डोमेन स्पेस वगैरह को डिस्कस करेंगे। जय हिंद एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू सिविल स्टाफ हिमाचल। हमारे यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। तो जैसे कि हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन HPAS के मेंस एग्जाम्स जो हैं वो कंडक्ट हुए हैं, एंड हमने आपके साथ ऑलरेडी GS पेपर 1 एंड GS पेपर 2 जो हैं वो डिस्कस किए हैं। तो आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे जनरल स्टडीज़ मेंस पेपर 3 के बारे में। और मैं पर्टिकुलरली जो ये सेशन रहेगा हमारा, इसमें स्टार्ट जो है हम इकोनॉमी से करेंगे, और बाकी जो हमारे सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स हैं वो बाकी कंपोनेंट्स, चाहे इन्वायरमेंट वाला पार्ट है, स्पेस वाला पार्ट है, या जो आपका HPG वाला भी पार्ट है, वो बाकी जो है आपके साथ डिस्कस करे जाएंगे। तो जहां अगर एक जनरल ओवरव्यू की बात करी जाएगी, जो इस साल का 2024 का हमारा मेंस का GS पेपर 3 का पेपर था, तो रिलेटिवली देखिए यहाँ पे सवाल जो पूछे गए हैं वो मॉडरेट हम कह सकते हैं। जहां तक इकोनॉमी के पेपर की बात है, तो इकोनॉमी से हमारे पास 50, 56, 60 मार्क्स का जो पेपर रहता है वो हर साल में देखने को मिलता ही है, और कह सकते हैं कि कंटिन्यूड ट्रेंड ही इस साल भी रहा ही है। रही बात क्वेश्चंस के नेचर की कि कितने स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस हैं या कितने डायरेक्ट नेचर के क्वेश्चंस हैं या कितने जो हैं मल्टीपल पार्ट्स वाले क्वेश्चंस हैं, और जो डिफिकल्टी का लेवल है वो कैसा रहा है। तो इसमें आई वुड से कि जो डिफिकल्टी का लेवल रहा है दैट हैज बीन मॉडरेट ओनली। बहुत ज़्यादा टफ मैं नहीं कहूँगा इस पेपर को इकोनॉमिक्स के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि चाहे आप इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का
बात करें, चाहे आप एनईपी की बात करें, आप इंडस्ट्री की बात करें, तो ये सारे जो चीज़ें हैं ये हम देखते हैं कि करंट अफेयर्स में और सर्वे में भी इनका जिक्र होता है, और हम क्लासेस में अपने स्टैटिक में भी इनको पढ़ते हैं। तो ऑन मोस्टली आप कह सकते हो कि एक्सपेक्टेड लाइंस पेपर था। बच्चों से जो हमारी जो बात जितनी हुई है उसमें बच्चों ने ये तक कहा है कि जो एक बहुत कह सकते हो कि हमारी तरफ से योगदान जो हम दे पाए कि 20 में से तकरीबन 16 से 17 प्रश्न जो हैं वो सिविल स्टाफ के टेस्ट सीरीज और जो हमारा बैचेस हैं उनमें से डायरेक्टली इनडायरेक्टली कवर हुए हैं। तो दैट मीन्स के बच्चे जो हैं वो अटेम्प्ट कर पाए हैं, तभी उन्होंने ऐसा फीडबैक जो है हमारे साथ शेयर किया है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपके साथ आई विल नॉट टेक मच ऑफ योर टाइम, स्टार्ट करेंगे। पहले इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस देखेंगे, फिर बाकी सब्जेक्ट्स के आपके साथ चीजें जो हैं वो डिस्कस की जाएंगी। अच्छा, एक बात मैं और बोल दूं, ये एक तरीके का प्रोटोटाइप है। हर एक छात्र का, हर एक विद्यार्थी का, हर एक एस्पिरेंट का अपना तरीका हो सकता है। तो हमने कोशिश ये की है कि किस तरीके से यू कुड हैव अटेम्प्टेड दीज क्वेश्चंस, हम वो मेनली हमने इस सेशन में डिस्कस करने की कोशिश की है। राइट, तो देखते हैं सवाल पहला जो है हमारे पास, हाउ हैज द इंडियन फाइनेंशियल सेक्टर अडॉप्टेड टू इंक्रीजिंग अडॉप्शन ऑफ डिजिटल बैंकिंग एंड फिनटेक इनोवेशंस। अब ये सवाल देखिए, इसमें मेनली जो आपका सेंट्रल फोकस है सवाल का वो किसके ऊपर है कि हमारा जो फाइनेंशियल सेक्टर है, हमारे फाइनेंशियल सेक्टर ने किस तरीके से जो है डिजिटल बैंकिंग और फिनटेक इनोवेशंस के तरफ जो है अडाप्ट किया है। तो आप स्टार्ट क्या कर सकते हो, फाइनेंशियल सेक्टर से स्टार्ट कर सकते हो और इंडियन फाइनेंशियल सेक्टर को एक बार आप ओपनिंग उसके थ्रू दे सकते हो। दैट कैन बी योर बेसिक इंट्रोडक्शन। ठीक है, वो बिल्कुल सिंपल सी स्टैटिक नॉलेज का पार्ट है, उसमें कोई ऐसी लंबी चौड़ी चीज नहीं है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन जो है वो होता क्या है और फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर जो है हम आगे क्या बात करेंगे वो मेन बॉडी का पार्ट हो जाएगा। देन मूविंग टू, ये मेन जो सवाल जाएगा वो आपका जाएगा कि कैसे ये इंक्रीजिंग जो है अडॉप्शन ऑफ, इसको हमने कोप अप कैसे किया है। तो यहाँ पे आपको देखो चैलेंज, थोड़ा सा सवाल ये पे प्रस्तुत जो कर रहा है कि आपके पास जो है इनिशिएटिव जो हैं वो आपके दिमाग में होने चाहिए, दैट व्हाट डिफरेंट इनिशिएटिव्स हैव बीन टेकन which have led the adoption of digital banking and fintech towards Indian financial sector, कि इस कैसे इसने अडॉप्ट किया है। तो उसमें आप ये अलग अलग चीज़ें, ये अलग अलग एग्जाम्पल्स के थ्रू सब्सटैंशिएट कर सकते थे। जैसे मोबाइल वॉलेट्स की आप बात कर सकते थे, एनपीसीआई का बहुत मेजर 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 कॉन्ट्रीब्यूशन है, तो एनपीसीआई को बिल्कुल भी छोड़ नहीं सकते। देन फर्दर डिजिटल लेंडिंग प्लेटफॉर्म्स की आप बात करोगे, फिनटेक इकोसिस्टम, रूरल अर्बन कनेक्टिविटी जिसमें ट्राई को आप मेंशन करोगे, फिर साथ साथ डिजिटल इंश्योरेंस में आप ये अलग अलग चीज़ें जो अलग अलग कंपनीज भी आ गई हैं, IRDAI का रोल है, इसके बारे में यू कैन मेंशन। ठीक है, सिमिलरली केवाईसी डिजिटाइजेशन, ओपनिंग बैंक अकाउंट, साइबर सिक्योरिटी, डेटा प्राइवेसी, साइबर स्वच्छता केंद्र, इनके बारे में बात करोगे तो ये ओवरऑल आपका क्या करेगा, आंसर को एक होलिस्टिक कवरेज दे देगा कि ऊपर जो पूछा गया है ये क्वेश्चन जो है उसमें सिर्फ एक यही चैलेंज था कि आपके पास कई सारे इनिशिएटिव जो है होने चाहिए जो इस पर्टिकुलर चीज को एड्रेस करने में आपकी हेल्प कर दें। कि देखो यहाँ पे जो इसने बोला था कि कैसे हमारे फाइनेंशियल सेक्टर ने अडॉप्ट किया है इंक्रीजिंग अडॉप्शन ऑफ डिजिटल बैंकिंग एंड फिनटेक इनोवेशंस। तो ये सारे की सारी चीजें आ जाएंगी और मेन आप इसमें जो यूपीआई है वो वाला पॉइंट, यूपीआई को इंटरनेशनलाइज भी जो किया जा रहा है वो आप इसमें साथ में मेंशन कर सकते हैं। तो मेन रोल रहेगा नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, वो कुछ चीजें अगर आप मेंशन करेंगे तो यू विल सी दैट दिस इज एब्सोल्युटली मैनेजेबल, है ना। चलिए, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल जो पूछा गया, अडॉप्शन ऑफ आईआर या इंडस्ट्रियल 4.0 टेक्नोलॉजी सच एज ऑटोमेशन, एआई एंड ट्रांसफॉर्मिंग इंडियन मैन्युफैक्चरिंग। अब देखो यहाँ पे एज सच डायरेक्टली उसने एआई या आईआर 4.0 के बारे में नहीं पूछा है। ये सवाल जो है वो किस तरफ इंक्लाइन कर रहा है, किस डायरेक्शन में जा रहा है, ये जा रहा है कि आपके मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है उसके अंदर जो है आईआर 4.0 टेक्नोलॉजी जो है वो कैसे अडॉप्ट की गई हैं, हाउ इज दिस हैपनिंग, राइट। तो आप स्टार्ट कर सकते हो एक बेसिक आईआर 4.0 की डेफिनेशन से, विच वी ऑल नो, है ना, विच इंक्लूड बिग डेटा एनालिटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, वो सारी चीजें आप जो है यू कैन, दैट कैन बी योर इंट्रोडक्शन पार्ट। देन मूविंग टू फर्दर कि आपको कौन कौन सी चीजें बतानी पड़ेंगी कि क्या क्या मैन्युफैक्चरिंग में, भारतीय मैन्युफैक्चरिंग, इंडियन मैन्युफैक्चरिंग में सपोर्टेड चीजें रही हैं टू फ्रॉम आईआर 4.0, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0। तो उसमें एनहांस्ड प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी जनरल पॉइंट्स जो बनेंगे कि
जो उत्पादन की प्रक्रिया में एफिशिएंसी है वो और कैसे इंप्रूव हो रही है या वो बढ़ रही है इस वजह से। देन प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस, ठीक है, जैसे इसमें नेशनल एसोसिएशन फॉर सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज नैसकॉम की predictive maintenance can lead to a 15% increase in machine availability। या आप recent facts कुछ अगर आपने इकट्ठे कर रखे थे तो आप उनको कोट करके सब्सटैंशिएट कर सकते हैं अपने आर्ग्यूमेंट को कि ये देखिए ये कुछ रिपोर्ट्स जो हैं उनके हवाले से हम बता रहे हैं कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कैसे इंप्रूवमेंट दिखाने को या देखने को मिल रही हैं एआई की वजह से या IR 4.0 टेक्नोलॉजीज की वजह से। फिर DPIIT को मेंशन कर सकते हैं कि उसने एम्फेसाइज किया इंपॉर्टेंस ऑफ डेटा एनालिटिक्स इन मैन्युफैक्चरिंग, जैसे महिंद्रा and Mahindra is utilizing data analytics to optimize their supply chains resulting in improved operational efficiency। मतलब आप बता तो रहे हो कि कैसे किया, लेकिन आप साथ में अपने हर एक चीज के लिए एग्जांपल्स भी कोट कर रहे हो, विच आई ऑलवेज कीप ऑन सेइंग। हमारे जितने मेंस के सेशंस हुए हैं उसमें मैंने आपको रिपीटेडली कहा है कि जीएस पेपर 3 में एग्जाम्पल्स कोट करना जरूरी होता है। डायनेमिक नेचर है पेपर का इकोनॉमिक्स का जब हम बात करते हैं, और आपके पास यू मस्ट हैव प्लेंटी ऑफ एग्जाम्पल्स टू कोट। जितने एग्जाम्पल्स आप कोट करोगे उतना आपके जो यहाँ पे आंसर में मार्क्स फेच करने की चांसेस हैं वो इंक्रीज होते हैं। देन सप्लाई चेन ऑप्टिमाइजेशन, कस्टमाइजेशन, फ्लेक्सिबिलिटी, है ना। फिर स्किल्ड वर्कफोर्स, पर्टिकुलरली NSDC को मेंशन कर सकते हो कि एक्टिवली प्रमोट कर रहा है स्किलिंग इनिशिएटिव्स, जैसे upskilling workers in IR 4.0 roles, preparing them for jobs in automation and AI। Then sustainability initiatives and government initiatives, ये आप इनमें मेंशन कर सकते हो इंक्लूडिंग IR 4.0। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा ये वाला सवाल। देन एक HP स्पेसिफिक सवाल क्या पूछा है, स्टेप्स HP गवर्नमेंट इज टेकिंग टू अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट इन दी इंडस्ट्रियल सेक्टर। अब ये पर्टिकुलर सेक्टर आ गया एंड वी नो देश भर में भी अगर देखा है तो सिमिलर ट्रेंड्स ही हैं कि सेकेंडरी सेक्टर को कैसे बूस्ट किया जाए, इसके तरफ सरकार जो है उसका काफ़ी हम कह सकते हैं रुचि है, रुझान है, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो आप स्टार्ट कर सकते हो बताने के लिए HP स्पेसिफिक, क्योंकि सवाल है हिमाचल प्रदेश के संदर्भ में क्योंकि पूछा गया सवाल, तो आपकी जो इंट्रोडक्शन है वो ऐसी ही बनेगी कि इट इज़ क्रूशल फॉर बूस्टिंग द स्टेट इकोनॉमी एंड इन जनरेटिंग जॉब्स। साथ ही साथ हिमाचल प्रदेश सरकार जो है इट हैज सिलेक्टेड प्रायोरिटी एरियाज टू बी फोकस्ड अपॉन। अब ये देखो ये प्रायोरिटी एरिया जो है हमने अपने सेशंस में डिस्कस किए हैं, जहाँ पे हमने देखा था कि जो आपका हिमाचल प्रदेश का इकोनॉमिक सर्वे है उसने 8 फोकस एरिया जो हैं उनके बारे में बात की थी। ठीक है, अगर आपने वो वीडियोस हमारे साथ आपने सेशंस लगाए थे तो यू मस्ट हैव सीन दैट वी हैव डिस्कस्ड दीज थिंग्स। ठीक है, सो इसमें क्या है कि द मेजर गोल ऑफ द सेक्टर डेजिग्नेशन क्या है, टू एस्टैब्लिश एन इन्वेस्टर एंटरप्रेन्योर फ्रेंडली एंड ट्रांसपेरेंट सिस्टम, सिंपलर प्रोसेसेस, कन्वीनियंस ऑफ डूइंग बिजनेस, अट्रैक्टिव पॉलिसीज इन डिफरेंट सेक्टर्स। ठीक है, तो ये सारे अलग अलग सेकेंडरी सेक्टर का ही पार्ट हैं जिनको हम यहाँ पे कोट करेंगे कि एग्री बिजनेस, फूड प्रोसेसिंग, मैन्युफैक्चरिंग, फार्मास्यूटिकल्स, टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी, सिविल एविएशन। ठीक है, तो ये सारे के सारे इसमें आ जाएंगे हमारे। चलिए देन नेक्स्ट जो है हमारे पास अब ये सवाल आ गया 12 नंबर का, जो पैटर्न चेंज होने के बाद है ना कि 20 मार्कर को डाउनग्रेड करके उसको 12 मार्कर में कन्वर्ट कर दिया गया। तो इसमें हमारे पास जो मुख्यतः सवाल देखने को मिले उसमें हिमाचल के संदर्भ में भी हैं और जनरल भी हैं, जैसे व्हाट आर द की एक्सपोर्ट मार्केट्स फॉर इंडियन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स एंड हाउ आर ट्रेड पॉलिसीज शेपिंग दीज एक्सपोर्ट्स। अब देखो यहाँ पे it is not per se by itself, it is not just asking you for agricultural exports, है ना, ये पूछ रहा है कि ट्रेड पॉलिसीज ये कैसे शेप कर रही हैं एक्सपोर्ट्स को हमारे देश में। तो इसका इंट्रोडक्टरी जो पार्ट बनेगा वो एक हम करंट बेस्ड डेटा से बना सकते हैं कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स में हमारा एक्सपोर्ट्स का शेयर क्या है, कि एक्सपोर्ट्स हम क्या करते हैं। तो हम देखते हैं कि मेजरली हमारे जो एक्सपोर्ट आइटम्स हैं उसमें प्राइमरी सेक्टर बड़ा मेजर कंट्रीब्यूटर है। ठीक है, या तो इस तरीके से हो सकता है या फिर एक स्टैंडर्ड आप बात कर सकते हो कि हाँ ठीक है GVA में या ओवरऑल कंट्रीब्यूशन कितना है प्राइमरी सेक्टर का। देन कमिंग टू जो कुछ डेटा और फैक्ट्स डालने पड़ेंगे कि अगर हम देखते हैं कि ओवरऑल जो हमारा एक्सपोर्ट्स मार्केट है उसमें डाइवर्सिफाइड चीज़ें हैं, मतलब अलग अलग रीजन्स में एक्सपोर्ट्स हैं, जैसे US हो गया, EU हो गया, मिडल ईस्ट हो गया, साउथ ईस्ट हो गया, अफ्रीका हो गया, राइट। और दूसरा जो मेन चीज़ है कि ट्रेड पॉलिसीज जो शेप कर रही हैं एक्सपोर्ट्स को, तो उसमें जो मेजर हमारे ट्रेड इनिशिएटिव्स हैं इंक्लूडिंग द फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023, उन चीज़ों को आप मेंशन करोगे। जैसे यू कैन मेंशन दीज स्कीम्स, सब स्कीम्स, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, सर्टिफिकेशन, वेरी इंपॉर्टेंट बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स, ठीक है, एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्शंस, बैन्स, प्रमोशन ऑफ ऑर्गेनिक एंड वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स, इंफ्रा डेवलपमेंट, है ना, क्योंकि इंफ्रा डेवलपमेंट आप देखते हो कि बूस्ट करने में हेल्प करता है।
और सप्लाई चेन को और एफिशिएंट बनाता है, जिसमें हम देखते हैं कि ये चैलेंज रहा है हमारी तरफ से, या एक चैलेंज अभी भी एग्जिस्ट करता है, उसको हम और बेटर या उसको हम और रेक्टिफाई या उसको बेटर उसको इम्प्रूव करने की तरफ काम कर रहे हैं, राइट। एंड देन यू कैन टॉक अबाउट ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, GI टैग्स. So these you can say are, you can be the, you know, the policies which are shaping exports in India. ठीक है, इसमें एक मेंशन जो है साफ साफ जो मैं स्टार्टिंग में कह भी रहा था, that you can mention or you must mention foreign trade policy 2023. ठीक है, कि ये जो है आपका इसमें DEH इनिशिएटिव, यहाँ पे एक वो भी लिख सकते हो, DEH इनिशिएटिव, डिस्ट्रिक्ट्स एज एक्सपोर्ट हब इनिशिएटिव, जहाँ पे बात करी जा रही है किसके बारे में, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, राइट। तो वो सारी चीजें यहाँ पे आपके इस क्वेश्चन के कंटेंट का पार्ट बनेंगी, राइट। ये मॉडल आंसर्स की फाइल आपकी जानकारी के लिए वैसे मैं बता दूं, आप लोगों ने GS 1 और 2 की जैसे एक्सेस की है, वैसे ही ये GS 3 वाली फाइल भी शेयर की जाएगी, ठीक है। तो उसमें हम ये जो एडिशनल पॉइंट्स हैं वो भी मेंशन उसमें करवा देंगे। चलिए, देन मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल जो था वो क्या था, हाउ डज NEP 2020 एम टू ट्रांसफॉर्म इंडियन एजुकेशन सिस्टम एंड व्हाट न्यू इनिशिएटिव्स हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड अंडर दिस पॉलिसी। अब ये मतलब नई पॉलिसी थी, तो इसके ऊपर चांसेस थे कि ये सवाल जो है वो कभी ना कभी तो कमीशन पूछेगा ही, है ना, और इस तरीके से सवाल पूछ लिएगा इस बार कमीशन के द्वारा। सो इंट्रोडक्शन आप NEP के थ्रू स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि सेंट्रल फोकस जो सवाल का है वो वही है, और नए इनिशिएटिव जैसे NETF मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन, जिसमें एक अशोका यूनिवर्सिटी की केस स्टडी चाहो तो वो भी डाल सकते हो। हेक्की की बात है, जिसको जो UGC को रिप्लेस करने के लिए बात की गई है। फिर नेशनल असेसमेंट सेंटर, स्किल डेवलपमेंट, वोकेशनल एजुकेशन, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, जिसमें निपुण भारत मिशन की बात है ना, एजुकेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात है, एंड NSQF क्या है, नेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशंस फ्रेमवर्क। तो ये मेजर जो पॉइंट्स हैं हमारे NEP के, वो आप इसमें मेंशन करोगे, ठीक है जी। चलिए, तो लास्ट क्वेश्चन जो है 12 मार्कर जो था हमारे पास, अब ये HP स्पेसिफिक सवाल है, दैट इज व्हाट रोल डू गवर्नमेंट स्कीम्स एंड पॉलिसीज प्ले इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ रूरल एरियाज इन हिमाचल प्रदेश। अब देखो, ये सवाल जो है ना वो आपको आइडेंटिफाई करवाने की डिमांड कर रहा है दो पर्टिकुलर चीजें। एक तो इन्होंने पूछा इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मतलब सिर्फ ग्रोथ के बारे में बात नहीं कर रहा है सवाल, एक बात। दूसरी बात, पर्टिकुलरली बात कर रहा है जो हमारे राज्य में मेजर एरियाज में पॉपुलेशन है वो ग्रामीण क्षेत्र है, रूरल एरियाज है, तो ये रूरल एरियाज की बात कर रहा है। तो आपको स्कीम्स पॉलिसीज स्पेसिफिकली बतानी है डेवलपमेंट को लेके, वो भी किसमें, ग्रामीण क्षेत्रों में, रूरल एरियाज में। दैट इज द यू कैन से द कैच ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है। तो RD को आप डिफाइन कर सकते हो कि कैसे है, क्या मतलब है उसका, उसमें कौन कौन से अलग अलग एस्पेक्ट्स हो सकते हैं, दैट कैन बी द बेसिक इंट्रोडक्शन टू दिस क्वेश्चन। फिर आप आ जाओगे अलग अलग पॉलिसीज या स्कीम्स के ऊपर, जैसे में आप बात कर सकते हो NRLM पे, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन पे, ग्रामीण कौशल योजना पे, वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम पे, मनरेगा पे, लघु दुकानदार कल्याण योजना पे, एंड अगर आपने और कुछ चीज़ें यहाँ पे ऐड करनी है तो आप सर्वे वाली जो हमने डिस्कस की हुई चीज़ें वो ऐड कर सकते हो। तो ये बेसिकली इस टोन और टेनर के साथ ही आप कह सकते हो इस डायरेक्शन में जो है ये वाला क्वेश्चन प्रोसीड होगा, ठीक है। तो आई बिलीव ये समझ में आ गया। अगेन आई एम रिपीटिंग, ये हमने जस्ट प्रोटोटाइप्स डिस्कस कर रहे हैं कि ये कैसे सवालों को अप्रोच किया जा सकता था, ठीक है। इसकी जो पूरी डिटेल्ड फाइल है आंसर्स की वो आपके साथ हम शेयर कर देंगे, जैसे GS 1 और GS 2 की गई है। चलिए, तो आई विल टेक योर लीव नाउ। बाकी जो हमारे सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स हैं वो अब आपके साथ आगे कंटिन्यू करेंगे, GS पेपर 3 को हम कंक्लूड करेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू। हेलो एवरीवन, तो आज हम GS 3 का जो एग्ज़ाम हुआ था आपका कंडक्ट, उसमें से कुछ क्वेश्चंस करने जा रहे हैं जो है आपके स्पेस से रिलेटेड और कुछ HPGK से रिलेटेड, राइट। तो आपके रिस्पेक्टिव टीचर्स ने आपका इकोनॉमी का डिस्कस कर लिया है और एनर्जी, एग्रीकल्चर, ये सारे क्वेश्चन डिस्कस जो हुए हैं। अब यहाँ पे आपका सबसे पहले ये क्वेश्चन नंबर मैं आपको बता दूँ कि आपका उसी सीक्वेंस में नहीं है, ये 1 2 3 के फॉर्म में, बट ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 से हम स्टार्ट कर रहे हैं, जो भी स्पेस के क्वेश्चन हैं, राइट। तो दो कैटेगरीज में है, ये आप लोगों को पता ही है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे आपकी जो 1 to 10 क्वेश्चंस में आपके स्पेस और HPGK के क्वेश्चन आए थे और 8 मार्क्स के थे, ठीक है जी। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप देखोगे वो आपका था, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, ठीक है जी, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, और डिस्क्राइब वेरियस सर्विसेज ऑफर्ड बाय NSIL। तो सबसे पहले आपको आइडिया होना चाहिए कि आपका NSIL है क्या। तो
जब हम स्पेस पढ़ते हैं, इसरो की वेबसाइट से हम ये डाटा पढ़ते हैं या उससे रिलेटेड बॉडीज़ पढ़ते हैं, क्योंकि इसरो आपके सिलेबस में एक्सप्लिसिटली क्लियरली मेंशन्ड है, इसीलिए हमारे लिए ये पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। तो ये सारी बॉडीज़ हम लोग करते हैं स्टार्टिंग में, तो वही आपका डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया गया है आपसे, ठीक है जी। तो यहाँ पे NSIL गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनी है, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंडर है, और इसको आपका कमर्शियल आर्म ऑफ इसरो कहा जाता है, राइट। तो इसकी इंट्रोडक्शन में पहले आपको ये कुछ पॉइंट्स लिखने होंगे। फिर दूसरे पार्ट में आपको पूछा गया है उसकी सर्विसेज। तो देखिए अब यहाँ पे कुछ रोल्स और फंक्शंस भी हैं आपके। जब भी एक कोई बॉडी हम करते हैं तो हम उसके बारे में पढ़ते हैं, उसके रोल्स एंड फंक्शंस के बारे में पढ़ते हैं, प्लस जो भी यहाँ पे पूछा गया है सर्विसेज वो देखेंगे। रोल्स एंड फंक्शन सर्विसेज आपकी ओवरलैपिंग ही है थोड़ी थोड़ी, बट फिर भी यहाँ पे सारी मेंशन्ड है, आप देख सकते हो। सबसे पहली चीज़ जो यहाँ पे है ये है प्रोडक्शन ऑफ आपकी लॉन्च व्हीकल्स थ्रू इंडियन इंडस्ट्री। तो जैसे आपका PSLV है, SSLV है, उनको लॉन्च व्हीकल्स आपने देखे हैं, सुने हैं, पढ़े होंगे। तो ये आपका इनकी प्रोडक्शन के लिए NSIL नोडल एजेंसी है। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे प्रोविजन ऑफ लॉन्च व्हीकल्स। तो जो लॉन्च व्हीकल्स हैं जैसे आपके PSLV, GSLV, GSLV Mark 3 हो गए, तो ये जो लॉन्चर्स हैं इनका आपको जो तैयारी है वो NSIL को करनी पड़ती है। फिर आपका है ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजीज़। तो अब जैसे आपको पता ही है कि स्पेस सेक्टर पहले होली गवर्नमेंट ओन्ड था, अब उसकी प्राइवेटाइजेशन भी की गई है। तो ये टेक्नोलॉजी आपकी जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन बहुत टाइम से है, वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करती है आपकी अदर रिक्वायर्ड इंडस्ट्रीज़ को, राइट। फिर नेक्स्ट देखोगे आप अदर मेजर बिजनेस एरियाज। तो यहाँ पे आपको अकॉर्डिंग टू द वर्ड लिमिट आप इसमें से देख सकते हो, ठीक है जी। तो यहाँ पे ये हम कर चुके हैं। लॉन्च सर्विसेज देती है स्पेस बेस्ड एप्लीकेशन जैसे ट्रांसपॉन्डर लीजिंग, रिमोट सेंसिंग, मिशन सपोर्ट सर्विसेज। तो यहाँ से 2-3 सर्विसेज आप लिख सकते हो। ऐसे ही बिल्डिंग ऑफ सैटेलाइट्स एज पर यूज़र रिक्वायरमेंट, ठीक है। फिर मेकिंग स्पिन ऑफ टेक्नोलॉजीज़ एंड प्रोडक्ट्स सर्विसेज। जो आपकी स्पिन ऑफ टेक्नोलॉजीज़ मतलब आपको पता होगा इसरो की अलग अलग आपकी एजेंसीज़ है, अलग अलग जगह पे है, राइट। तो ये आपकी किस तरह से काम करती है, इसरो के एक पर्टिकुलर फंक्शन को या सैटेलाइट मैन्युफैक्चर के एक पर्टिकुलर कंपोनेंट के जो है वो आपकी प्रोडक्शन में हेल्प करती है, ठीक है। फिर कंस्ट्रक्शन ऑफ सैटेलाइट फॉर अर्थ ऑब्जर्वेशन, कम्युनिकेशन और आपका इन ऑर्बिट डिलीवरी फॉर कस्टमर्स प्लस कंसल्टेंसी सर्विसेज, ठीक है। तो ये ओवरऑल है आपके फंक्शंस एंड रोल्स और सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय NSIL। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये सम अप किया गया है कि क्या की सर्विसेज है। सबसे पहले जो हमने पढ़ा सैटेलाइट कम्युनिकेशन सर्विसेज, ठीक है जी। GSAT सीरीज ऑफ कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन सैटेलाइट से NSIL ऑपरेट करता है। फिर लॉन्च सर्विसेज भी हमने देख ली है, PSLV, GSLV, SSLV। फिर ऑर्बिट ट्रांसफ़र व्हीकल्स, तो आपका NSIL प्राइवेट कंपनीज के साथ कोलैबोरेट करता है। जैसे देखो ये बेलेट्रिक्स एरोस्पेस, ताकि ऑर्बिटल ट्रांसफ़र व्हीकल जो है वो प्रोवाइड करा सके। तो ये बेलेट्रिक्स एरोस्पेस है, ये रिसेंटली आपका न्यूज़ में था, ठीक है। तो न्यूज़ से आपको ये एग्जांपल इस तरह उठाने हैं, ठीक है जी। तो ये आप इंट्रोडक्शन में भी लिख सकते हो, क्योंकि ये क्वेश्चन जो आपका आया है जब आप इसको देखोगे तो आपका ये एग्जांपल या ये न्यूज़ में था, इसीलिए हो सकता है ये क्वेश्चन आपका फ्रेम हुआ हो। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हम देखेंगे करंट अफेयर में उसका पोर्शन था, इसलिए हो सकता है वो मेंस में फ्रेम हुआ हो। तो वो कॉन्टेक्स्ट हमारा मेंस में यूज़ करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वन यू कैन सी इन दिस क्वेश्चन आपका बेलेट्रिक्स एरोस्पेस जो है इसके बारे में न्यूज़ थी। अब है ब्रॉडबैंड इंफ्रास्ट्रक्चर और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। तो प्राइवेट कंपनीज जो है ये NSIL इसको भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र कर रहा है ताकि जो प्राइवेट सेक्टर है वो भी डेवलप कर पाए स्पेस में। फिर यहाँ पे आप देख सकते हो कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है जी। तो गिवन है आपको लाइन्स, रीड कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका डिस्क्राइब द एप्लीकेशन ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी फॉर द बेनिफिट ऑफ फिशरमैन। अब देखिए जो स्पेस टेक्नोलॉजी है ये आपका कीवर्ड है। अब यहाँ पे आपका फिशरमैन पूछा गया है कि
फिशरमैन के बेनिफिट के लिए कैसे यूज़ हो सकता है। तो अगेन मैंने आपको बताया ये भी आपका करंट अफेयर में था, इसीलिए ये शायद आपका क्वेश्चन फ्रेम हुआ है, क्वेश्चन आपका थोड़ा ब्रॉड फ्रेम हुआ है। इसमें करंट अफेयर में आपका था नभमित्रा, नभमित्रा अगर आपने सुना हो, अभी देखेंगे हम लोग, तो ये फ्रेम हो सकता है उसकी वजह से भी हुआ हो। तो इस तरह से आपको करंट अफेयर से अपने डिकोड करने पड़ेंगे क्वेश्चंस मेंस के, राइट। अब यहाँ पे आपकी ये थीम चेंज हो सकती है, यहाँ पे फिशरमैन पूछा है ना, वैसे ही आपको आ सकता है डिस्क्राइब एप्लीकेशन ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी फॉर द बेनिफिट ऑफ फार्मर्स, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, इंडस्ट्रीज, या फिर आपका जो है फॉरेस्ट मैनेजमेंट, तो ये डिजास्टर मैनेजमेंट, यहाँ पे ये आपका थीम चेंज हो सकता है। ये क्वेश्चन जो है ये आपका मल्टीपल तरीके से आपको पूछा जा सकता है। यहाँ पे फिशरमैन पूछा है स्पेसिफिकली, तो उसका आंसर हम देखेंगे। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले आप ये फिशरमैन से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन लिख सकते हो कि क्यों, कैसे उनके काम आएगी स्पेस टेक्नोलॉजी, और यहाँ पे आप जो SDGs है वो भी आप एड्रेस कर सकते हो। 14th SDG है लाइफ बिलो वाटर, तो फिशरमैन इज रिलेटेड टू वाटर, तो मरीन एनवायरनमेंट कंडीशन जो है वो इम्प्रूव करने में कैसे ये मदद करती है, तो आप कोरिलेट कर सकते हो। इट्स ऑलवेज गुड टू इंक्लूड योर SDGs इन योर आंसर्स, क्योंकि फिर आपको एक थोड़ा एज मिल ही जाता है। तो कंक्लूजन में कर सकते हो या फिर इंट्रोडक्शन में कर सकते हो। अब आते हैं मेन पॉइंट पे जो इन्होंने पूछा है। तो इंट्रोडक्शन इतनी बड़ी नहीं लिखनी है, 8 नंबर में छोटी सी इंट्रोडक्शन लिखनी है, फिर आप अपने मेन मुद्दे पे आ जाओ। मेन मुद्दा यहाँ पे क्या है कि कैसे, क्या एप्लीकेशन है। सबसे पहले देखो वेदर एंड साइक्लोन वार्निंग। तो देखो आपको पता है कि आपके फिशरमैन जो है वो आपके सी में अंदर अंदर तक जाते हैं अपनी फिशेस को कैच करने, ठीक है जी। तो अब अगर साइक्लोन्स की या फिर वेदर की जो आपकी इन्फॉर्मेशन है वो उन्हें पहले से मिले, वेदर फोरकास्ट मिले, जो होता भी है, तो क्या है अगर कोई खतरनाक कंडीशन बन रही हो सी सरफेस पे या सी में किसी स्टॉर्म की कंडीशन बन रही हो, तो वो उस टाइम अपना जाना डिले कर सकते हैं, राइट। ये पहली चीज़ है। फिर है फिश डिटेक्शन एंड ट्रैकिंग। तो सैटेलाइट इमेज से, रिमोट सेंसिंग से हमें ये पता चलता है कि फिश पॉपुलेशन ज़्यादा कहाँ है, उनकी मूवमेंट जो है वो ट्रैक कर सकते हैं, और इस तरह से आपके फिशरमैन जो है जहाँ पे ज़्यादा फिश अवेलेबल है वो एरिया ट्रैक कर सकते हैं, राइट। फिर नेक्स्ट है आपका नेविगेशन एंड कम्युनिकेशन। नेविगेशन एंड कम्युनिकेशन, अगेन सी में जाना है आपका, तो नेविगेशन कम्युनिकेशन तो चाहिए। तो यही मैं आपको बता रही थी कि आपका इसरो ने नभमित्रा डिवाइस जो है वो लॉन्च की थी रिसेंटली, ताकि जो आपके फिशरमैन हैं वो आपके डिस्ट्रेस मैसेजेस और क्रिटिकल वो भेज सके, ठीक है जी। तो ये जो है डिवाइस ये की गई थी आपकी लॉन्च, इसरोज नभमित्रा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर यहाँ पे आपका क्या है, ये जो है कंक्लूजन में अगेन आप यूज़ कर सकते हो, जैसे यहाँ पे हमने किया है कि रिसेंटली इसरो की स्पेस एप्लीकेशन सेंटर ने जो अहमदाबाद में है, अब देखिए यहाँ पे इसरो की, जैसे मैंने आपको कहा बहुत सारी एजेंसीज हैं, वैसे ही स्पेस एप्लीकेशन सेंटर इसरो का अहमदाबाद में है। तो ये आपके आंसर को एज देगा कि इसरो के बारे में आपको पता है। तो ये पूरी लिस्ट है, आप इसको रीड कर सकते हो कि इसरो की एजेंसीज इंडिया में कहाँ कहाँ हैं। तो ये इसने डेवलप किया है नभमित्रा। अब नभमित्रा क्या है हमने पढ़ा, यहाँ रीड किया, ताकि फिशरमैन जो है डिस्ट्रेस मैसेजेस भेज सकें और आपका क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन भेज सकें जब वो सी में हो। तो वो सेफ्टी जो है आपकी इंश्योर करता है फिशरमैन की, जब वो आपकी मैरीटाइम एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहे हैं, राइट। तो ये मतलब आई थिंक ये इसीलिए क्योंकि काफ़ी बड़ी चीज़ है ये, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी से रिलेटेड ऑफ फिशरमैन, तो इसलिए ये क्वेश्चन जो है आपका फ्रेम हुआ है और इसको यहाँ पे इंक्लूड करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। फिर आप फिशरीज़ मैनेजमेंट में देख सकते हो, जो फिशरीज़ है सैटेलाइट डाटा मदद कर सकता है उसको कंट्रोल करने में, सस्टेनेबल फिशिंग प्रैक्टिसेस जो है उसको अपनाने में, और आपका मरीन इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करने में, राइट। फिर है मार्केट इन्फॉर्मेशन। तो आप देख सकते हो आपका सप्लाई से, प्रोक्योरमेंट से, आपका फिश कैचिंग से लेके जब सी में होता है तो सारी स्टेजेस जो है वो हमने यहाँ पे कवर की है कि फिश कैच वो कैसे कर सकते हैं, फिर वो वहाँ पे नेविगेट कैसे कर सकते हैं, अगर सी में फंस जाएं तो क्रिटिकल आपके मैसेजेस कैसे भेज सकते हैं, डिस्ट्रेस मैसेजेस कैसे भेज सकते हैं, और जब वापस फिश कैच करके आ जाए तो मार्केटिंग कैसे हो सकती है। तो सब सारी स्टेजेस में ऑलमोस्ट आपका इंक्लूड किया गया है, राइट। एट द एंड यू कैन राइट द कंक्लूजन। फिर नेक्स्ट है आपका व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, डिस्क्राइब GIS एप्लीकेशन फॉर ड्रॉट मॉनिटरिंग।
अब देखो, ये भी आपका थीम बेस्ड है। अब GIS आपका डायरेक्टली सिलेबस में है, तो इसके बारे में आपको पता ही होगा GIS क्या है। फिर यहाँ पे जो सेकंड पार्ट है, यहाँ आपको दिया गया है ये चीज़ कि ड्रॉट मॉनिटरिंग में क्या एप्लीकेशन है। अब ड्रॉट मॉनिटरिंग जो है, यहाँ पे आपका थीम चेंज हो सकता है, आपसे फ्लड मॉनिटरिंग पूछा जा सकता है, राइट। आपसे कोई और जो डिज़ास्टर है उसके बारे में पूछा जा सकता है, या हैज़ार्ड है उसके बारे में पूछा जा सकता है। तो ये भी आपका ये पोर्शन जो है ये चेंजेबल है, ठीक है। तो इस पे हमें ध्यान देना है। अब ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या है? कंप्यूटर बेस्ड आपका टूल है, जैसे आपको पता ही है, ठीक है। तो कंप्यूटर बेस्ड टूल है जो कैप्चर करता है, स्टोर करता है, एनालाइज करता है और इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करता है, राइट। अब इससे हमारा विजुअल जो डेटा है वो भी आपको देखने को मिलता है, पैटर्न्स डिफरेंट देखने को मिलते हैं, राइट। तो इन्फॉर्मेशन जो है हमारे पास उसको हमने अरेंज करना है बेसिकली। तो ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम ये है। अब बात की गई है सेकेंड पार्ट में अबाउट इट्स एप्लीकेशन ऑफ GIS फॉर ड्रॉट मॉनिटरिंग। तो आप देख सकते हो सबसे पहले ड्रॉट असेसमेंट। तो GIS जो है वो हेल्प करता है इन असेसिंग ड्रॉट कंडीशंस। तो अब हमेशा ही एनालाइज कर रहा है, ये रेनफॉल पैटर्न देख रहा है, सॉइल मॉइस्चर देख रहा है, सारी चीज़ें एनालाइज कर रहा है, तो इसको पता चल ही जाएगा। तो ड्रॉट असेसमेंट ये यहाँ पे करता है। फिर रियल टाइम मॉनिटरिंग, ड्रॉट कंडीशंस बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि इससे अर्ली वार्निंग सिस्टम्स भी दिया जाता है कि इस साल रेनफॉल इतनी कम होगी। वो सब कैसे हो रहा है? वो सब GIS से हो रहा है। तो ये न्यूज़ तो आपने सुनी है, ठीक है, ये पीस ऑफ आर्टिकल्स आपने हमेशा ही सुने हैं, लेकिन वो पता कैसे चल रहा है हमें? वो रूट कॉज यहाँ पे पूछा है, वो है GIS। फिर आप देख सकते हो इम्पैक्ट एनालिसिस। अब ड्रॉट आ चुका है, तो आने के बाद आपका एग्रीकल्चर में, वाटर रिसोर्सेज पे, इन्वायरमेंट में क्या इम्पैक्ट हुआ है उस ड्रॉट का। तो ये हमें इन फ्यूचर बेटर मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज, बेटर प्लानिंग जो है वो करने में हेल्प करता है, राइट। तो रिसोर्स मैनेजमेंट लास्ट में आ गया। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, हेडिंग्स हैं जिनको आप देख सकते हो, तो इजीली आपको पॉइंट्स मिल जाएंगे, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट आपका है डिस्कस द प्रोटेक्शन एंड मैनेजमेंट रिक्वायरमेंट आउटलाइंड बाय यूनेस्को फॉर ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कंजर्वेशन एरियाज। तो यहाँ पे जो आपका ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है, आपको पता है हेरिटेज साइट है। अब यहाँ जब हम प्रीलिम्स में भी इसे पढ़ते हैं तो भी हम इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन देखते हैं। प्लस आपने ये भी रीड किया होगा जब हम इसकी वेबसाइट भी खोलते हैं या फिर अपने नोट्स भी देखोगे आप, तो आसपास में भी यहाँ पे आपकी और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, नेशनल पार्क्स है, राइट। तो अब यहाँ पे सबसे पहले प्राइमरी गोल जो आपको यहाँ पे मेजर मैं बता दूं, वो दो चीज़ें रहेंगी। एक तो आपकी किसी भी जोन की अगर कंजर्वेशन हमें करनी है तो सबसे पहली चीज़ जो है वो है आपका लोकल कम्युनिटी को उसमें इन्वॉल्व करना, राइट। तो लोकल कम्युनिटी जो है उसने वहाँ पे हमेशा ही रहना है, राइट। तो अगर वो लोग अवेयर होंगे, इस कंजर्वेशन में मदद करेंगे सरकार की, तो क्या है ये होलिस्टिकली आपकी कंजर्वेशन होगी एरिया की। तो पहली चीज़ ये होगी कि आपकी वर्किंग विद लोकल कम्युनिटीज़, ताकि उनकी डिपेंडेंसीज ख़त्म हो पार्क के नेचुरल रिसोर्सेज में। तो अब आप लोगों को भी पता होगा हमारे आसपास जो रूरल एरियाज़ है, आसपास जो जंगल है, हम लोग वो यूज़ करते हैं अपने ग्रेजिंग के लिए यूज़ करते हैं। अपना जो आपका फॉडर होता है वो रिक्वायरमेंट्स वहाँ से पूरी करते हैं, लकड़ी की, टिम्बर की रिक्वायरमेंट्स पूरी करते हैं। अब जो आपका गांव होते हैं वहाँ पे चूल्हे होते हैं, तो वो वहाँ पे वुड भी कहाँ से लाते हैं? फायर वुड भी आपके जंगलों से लाते हैं। तो आपका एक डिपेंडेंसी होती है। तो अब ये जो नेशनल पार्क का एरिया है, ये भी तो यहाँ भी तो लोकल लोग रहते हैं, तो इसीलिए सबसे पहले लोकल कम्युनिटीज़ को खुद अवेयर करना और फिर आउटसाइडर्स जो वहाँ आते हैं उनको उनके प्रति भी जागरूक करना। तो नेक्स्ट आपका है इंटरवेंशन टू मैनेज, मॉनिटर एंड प्रोटेक्ट नेचुरल हैबिटेट्स एंड रिसोर्स। तो ये दो मेन हमारी जो है वो चीज़ें रहती है। अब आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आपका प्रोटेक्शन एंड मैनेजमेंट रिक्वायर्ड जो आउटलाइन की है यूनेस्को ने फॉर ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, वो आपकी यहाँ पे गिवन है। सबसे पहले प्रॉपर्टी को एक्सटेंड करना है, और देखो यहाँ पे आपको खीरगंगा जो है, आपका पिन वैली नेशनल पार्क है, रूपी भाभा और आपका कंवर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो यहाँ पे इन पे भी आपका इसको एक्सटेंड करना है जो आपका कंजर्वेशन एरिया है, राइट। तो आपने देखा होगा जो आपका ग्रीन ये आपका हिमालयन नेशनल, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है, इसका एरिया आपका लगभग 755 स्क्वायर किलोमीटर्स है, राइट। लेकिन अगर आप कंजर्वेशन एरिया की बात करोगे तो पूरा कंजर्वेशन एरिया जिसमें आपका ये सब वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी आती है, खीरगंगा भी आती है, पिन वैली भी आती है, ये आपका 1100 स्क्वायर किलोमीटर है,
राइट तो ये आपका एक्सटेंड करना है सबसे पहले। फिर आपका है इम्पॉर्टेंस ऑफ मीनिंगफुल इन्वॉल्वमेंट, अगेन हमने ये पढ़ लिया आपका जो लोकल स्टेक होल्डर्स है राइट उनकी गवर्नेंस, उनकी मैनेजमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी, ये हमें देखनी है। और एक्टिविटीज़ जो हैं रिपोर्टेड एक्टिविटीज़ इंक्लूड प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन, मॉनिटरिंग, प्रोटेक्शन। तो ये सारे कीवर्ड्स हैं, ये कॉमनली यूज होते हैं कि ये तो हमें करना ही है जब किसी एरिया को हमें प्रोटेक्ट करना है। फिर आपका है टेक्निकल सपोर्ट हम ले सकते हैं कैटेगरी 2 सेंटर वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से। फिर है लाइव स्टॉक ग्रेजिंग, ठीक है, इन एंड अराउंड तीर्थन एंड सैंज वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, ये फेज आउट हो जाएगी जनवरी 2024 तक। तो ये आपका वो यूनेस्को की जो प्रोटेक्शन है वो यहाँ पे ये मेंशन करती है। तो आपको पता ही है लाइफ स्टॉक ग्रेजिंग, लाइफ स्टॉक ग्रेजिंग से क्या होता है, कभी कभी ओवर ग्रेजिंग से हमारी जो है सॉइल लूज हो जाती है। और आपको पता ही है कि कितना प्रोन है आपका जो एरिया है, पहाड़ी इलाका है, लैंडस्लाइड्स पे, सॉइल रन ऑफ पे, सॉइल इरोजन पे। तो ग्रेजिंग अगर ज़्यादा हो जाए तो आपका प्रोटेक्शन मुश्किल है। तो नेक्स्ट है आइडेंटिफिकेशन ऑफ नंबर ऑफ इको टूरिज्म ट्रैक, ठीक है जी। अब यहाँ पे ट्रैक्स भी होते हैं, आपको पता है कुल्लू मनाली की तरफ काफ़ी, तो ये रेगुलेट करना है, विजिटर रेगुलेट करना है, परमिट जो है वो प्रोवाइड करना है, और लाइव स्टॉक का टोटल बैन करना है, मतलब ग्रेजिंग जो है वो आपका इको जोन में नहीं होगा। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिससे आपका ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क वाला एरिया प्रोटेक्ट रहेगा, ठीक है जी। तो इसमें से पॉइंट्स आपको लिखने थे। नेक्स्ट देखिए, तो ये हमारे 8 मार्क्स के क्वेश्चन थे। अब नेक्स्ट हमारा है 12 मार्क्स के क्वेश्चन जिसमें आपको 225 वर्ड्स में लिखना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन वुड बी डिस्क्राइब द एवोल्यूशन एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ माइक्रोवेव अर्थ ऑब्जर्वेशन मिशन ऑफ इंडिया विद सूटेबल एग्जाम्पल्स, राइट। तो यहाँ पे दो चीज़ आपसे पूछी गई है, एक तो एवोल्यूशन मतलब कैसे आपका माइक्रोवेव अर्थ ऑब्जर्वेशन मिशन जो है वो आया, उसकी हिस्ट्री, बेसिकली एवोल्यूशन इज योर हिस्ट्री। फिर आपकी इम्पोर्टेंस, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, और कुछ एग्जांपल्स आपको यहाँ मेंशन करने हैं। तो अगर हम इस मिशन की बात कर ले, क्लियरली आप स्क्रीन पे देख सकते हो, इसरो जो है, ऑफ कोर्स इसरो ने इसको स्पीयरहेड किया है और ओवर द ईयर्स ये इवॉल्व हुआ है। तो इसकी एवोल्यूशन अगर हम देखें तो अर्ली बिगनिंग अगर आप देखोगे तो माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग जो है वो स्टार्ट हुई है विद द लॉन्च ऑफ इंडियन रिमोट सेंसिंग IRS सैटेलाइट्स जिसको हम कहते हैं, और ये स्टार्ट हुई है IRS 1A से 1988 में, ठीक है। तो ये आपका क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट था इस सैटेलाइट के लॉन्च का। फिर आप देख सकते हो ये सैटेलाइट्स जो है माइक्रोवेव सेंसर इसमें थे डाटा कैप्चर करने के लिए। फिर एडवांसमेंट्स इसमें धीरे धीरे होती रही। फिर आप देखोगे आपके रीसैट रेडार इमेजिंग सैटेलाइट सीरीज आई। फिर आप देखोगे कि आपका कोलैबोरेशन कैसे कैसे आपका फर्स्ट स्टेज, फिर आपका और अचीवमेंट्स आई, फिर आपकी कोलैबोरेशन हुई। तो अब हमने देखा है कि आपका नासा और इसरो ने निसार मिशन जो है वो लॉन्च किया है। तो नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रेडार है ये, इससे आपको हाई रेजोल्यूशन इमेज मिलती है अर्थ की, ठीक है। अर्थ में चाहे लैंड हो, वाटर बॉडी हो, ग्लेशियर्स हो, ओशियंस हो, तो ये चीज़ें जो हैं क्लियर पिक्चर, हाई रेजोल्यूशन पिक्चर, आप सभी कैमरा यूज़ करते हैं, आप सभी को पता होगा। तो आपका ये ही अर्थ के बारे में हमें देखने को मिलती है विच इज़ वेरी हेल्पफुल। तो ये आपकी इसके एवोल्यूशन में आएगा। फिर नेक्स्ट देखोगे इम्पॉर्टेंस। अगेन अब देखो इन मिशंस की क्या इंपॉर्टेंस है, सबसे पहले डिजास्टर मैनेजमेंट। तो अब इसको मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, ये आपके सारे थीम्स हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, वाटर रिसोर्सेज हो गया, क्लाइमेट चेंज स्टडीज़, अर्बन प्लानिंग, राइट। तो इन सब में आपका ये हेल्प कर रहा है और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। फिर एग्जाम्पल्स अगर आप देखोगे तो एक हमने अभी पढ़ ही लिया है, रीसैट जो है आपका ये 2012 में लॉन्च हुआ है और फर्स्ट माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट था ये आपका, जिसमें ऑल वेदर इमेजिंग कैपेबिलिटी थी, ठीक है जी। फिर आप देखोगे रीसेट 2 जो है आपका, ये भी आपका लॉन्च किया गया है, डिजास्टर मैनेजमेंट और एग्रीकल्चर कैपेबिलिटीज थी इसमें। फिर आपका है ये 2019 होगा, ठीक है, 2009 नहीं होगा, 2019 होगा। तो यहाँ नासा इसरो मिशन जो है ये आपका जो है 2022-3 के अराउंड जो है वो लॉन्च हो गया है। फिर आप देखोगे यहाँ पे तो माइक्रोवेव अर्थ ऑब्जर्वेशन मिशन ने काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है इंडिया की कैपेबिलिटी बढ़ाने में इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट और डिजास्टर मैनेजमेंट, ठीक है जी। फिर लास्ट क्वेश्चन जो आज हमारा है वो है हिमाचल पे बेस्ड। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दृष्टि हिमाचल प्रदेश 2030?
तो एक डॉक्यूमेंट है, ये गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट है। अब यहाँ पे इस डॉक्यूमेंट का एक थीम आपसे पूछ लिया गया है, ये डॉक्यूमेंट आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स से रिलेटेड है, राइट। अब उसमें आपसे टू इंश्योर अवेलेबिलिटी एंड सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ वाटर एंड सैनिटेशन फॉर हिमाचल प्रदेश बाय 2030, ये एक गोल है। तो पहले आप इस डॉक्यूमेंट के बारे में लिखेंगे। तो ये डॉक्यूमेंट आपका विजन डॉक्यूमेंट है जो एक रोड मैप प्रोवाइड करता है, राइट। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स तो आपके बन गए, लेकिन स्टेट्स को भी आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए कोई डॉक्यूमेंट बनाना होगा। तो स्टेट ने आपका ये डॉक्यूमेंट बनाया। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये डॉक्यूमेंट जो है ट्रांसफॉर्मेशनल डेवलपमेंट जो है स्टेट की, उसके लिए एक रोड मैप की तरह काम कर रहा है। और इसमें डिटेल्ड चैप्टर्स हैं आपके 16 SDGs जो हैं हमारे, जो अचीव करेंगे 2030 तक। तो सबसे पहले आप देखोगे एंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ सस्टेनेबल एंड सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ वाटर एंड सैनिटेशन, ये इसका SDG 6 है, राइट। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 6 है ये हमारा। तो यहाँ पे आपका इसको डिटेल में पूछा गया है। तो इसमें विजन आप देख सकते हो कि वाटर से रिलेटेड है, वाटर एंड सैनिटेशन सर्विसेज प्रोवाइड करनी है लोगों को, ये हमें क्लियर है विजन। अब इसमें हमें वो देखना है कि कैसे कैसे प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ पे फोकस पॉइंट्स जो हैं वो आप देख सकते हो। 100% कवरेज देनी है अर्बन पॉपुलेशन को विद 135 LPCD, ठीक है। तो लीटर पर कैपिटा पर डे होता है आपका LPCD, तो पर कैपिटा पर डे, हर रोज आप एक इंडिविजुअल है, हर रोज आपको 135 लीटर पर कैपिटा पर डे वाटर मिलना चाहिए अर्बन पॉपुलेशन में, और 100% कवरेज सबको मिलना चाहिए। रूरल पॉपुलेशन में ये थोड़ा कम है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आप देखोगे 100% कवरेज ऑफ अर्बन पॉपुलेशन विद सीवरेज स्कीम्स, ठीक है। और ऐसे ही आपका 100% ट्रीटमेंट, जो आपका ये सॉलिड वेस्ट जनरेट हुआ है अर्बन एरियाज में, इसका ट्रीटमेंट भी। फिर 100% सॉलिड वेस्ट, लिक्विड वेस्ट फ्री ग्राम पंचायत। फिर नॉन रेवेन्यू वाटर सिस्टम फ्रॉम 30% टू 10%, ठीक है, रिडक्शन करनी है। 30% अभी जाता है नॉन रेवेन्यू वाटर सिस्टम जो है, जिससे कोई रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा, तो वो 30% है, उसको कम करके 10% करना है ताकि और रेवेन्यू जनरेट हो। फिर आपका है ऐसे ही आप देखो एक्विफायर मैपिंग आ गया स्टेट में, ठीक है। ग्राउंड वाटर से रिलेटेड रेगुलेटेड विड्रॉल ऑफ ग्राउंड वाटर, तो आपने देखा होगा कि ग्राउंड वाटर विड्रॉल कैसे होता है, जो आपके हैंड पंप्स होते हैं, राइट, जगह जगह लगे होते हैं, आपके बोर वेल्स होते हैं, तो वो क्या है, ग्राउंड वाटर निकालते हैं। तो यहाँ पे एक्विफायर मैपिंग भी करनी है कि अगर हम ग्राउंड वाटर निकाल रहे हैं तो एक्विफायर्स में क्या होता है, रिचार्ज होता है आपका ग्राउंड वाटर। फिर आप देख सकते हो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल वेटलैंड कंजर्वेशन मैनेजमेंट प्रोग्राम और ट्रेनिंग टू 1 लाख PRI मेंबर्स एंड 35,000 वाटर सेक्टर ऑफिशियल्स। अब देखो ये जो 10 पॉइंट्स है ना, ये किसी ने अपने मन से नहीं लिखे हैं, ये आपके उस सरकारी डॉक्यूमेंट में है। तो ये जो कुछ चीज़ें होती है ना, ये आप एग्जाम में अपने मन से नहीं लिख सकते, क्योंकि दे आर द फैक्ट्स। ये आपके डॉक्यूमेंट के बारे में पूछा है, डॉक्यूमेंट में एज इट इज़ मेंशन्ड है। हाँ, आप अपनी लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं, बट कीवर्ड्स और मीनिंग ऑफ द जो सेंटेंस है आपका वो सेम रहना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है 100% कवरेज आपकी किस किस की दी गई है, वो तो आपको लिखना ही पड़ेगा। अब इसमें आपका अर्बन पॉपुलेशन में 135 ही आपको लिखना पड़ेगा जब डॉक्यूमेंट में है, ऐसा नहीं है आप कुछ और क्वांटिटी लिख देंगे, ठीक है जी। तो ये जो आपके सरकारी डॉक्यूमेंट्स आते रहते हैं, इन पे थोड़ा हमें होल्ड रखना है, ध्यान रखना है। अदरवाइज GS3 का पेपर ओवरऑल जो है वो आपका इजी और प्रिडिक्टेबल ही माना जाता है, सबसे ज़्यादा स्कोरिंग माना जाता है, सबसे ज़्यादा मार्क्स भी इसमें आते हैं। तो करंट अफेयर्स से हमें थोड़ा इसको अटैच्ड रखना होता है, ताकि स्पेस बेस्ड चीज़ें जो हैं वो भी हम कर सकें, राइट। और आपके जो टॉपिक्स मेंशन्ड है उसको हम बहुत अच्छे से जो है रिवाइज कर लें, तो आपका ये नोट्स बना लें, तो आपका ये ईजिली अटेनेबल है, ठीक है जी। तो ये 6 क्वेश्चंस थे आपके, जो हमने स्पेस और HPGK के कुछ 1-2 क्वेश्चंस किए हैं रिलेटेड। बाकी क्वेश्चंस आपके कवर हो जाएंगे रिस्पेक्टिव टीचर्स के द्वारा। थैंक यू।